शादी की रस्मों के बीच दुल्हन के रूप में सजी मीनल कहीं और खोई थी। तभी पंडित जी ने आवाज़ दी, दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाएं। विक्रम धीरे से उठा और मीनल के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन मीनल तो कहीं और ही गुम थी। मीनल, विक्रम ने के आवाज़ देने पर मीनल ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हथेली पर विराज का नाम देखकर उसकी आंखें भर आई। कुछ देर बाद मीनल और विक्रम शादी के बंधन में बंध गए। मीनल के होश तब उड़ गए जब उसने एक दिन अपने पति विक्रम के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत विराज को देखा। मेरा विराज वापस आ गया, लेकिन विराज विक्रम जी के साथ क्या कर रहा है? आंखों में आंसू भरे हुए वो खुद में बड़बड़ाई। जब मीनल के हाथ पर विराज के नाम की मेहंदी लगी थी तो उसे विक्रम से शादी क्यों करनी पड़ी? आखिर मीनल किसे चुनेगी, अपने हमसफर को या पुराने विराज को? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। मीनल को दूर जाता देखकर विराज की नजरें भी पीछे की ओर गई और विक्रम को सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए बोल उठा, बेबी, अरे विक्रम ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। मीनल ये सुनकर सन्न सी रह गई और उसने हैरान नजरों से विक्रम की ओर देखा तो विराज ने मीनल के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? विक्रम को तो सब पता है। ये सुनकर मीनल और भी ज्यादा हैरान हो गई। तभी विक्रम भी उन दोनों के पास आया और कहा, तुम दोनों अंदर जाकर बातें करो, मुझे वो रूम से कुछ लेना था। अब तीनों अंदर आ गए। जहाँ विराज कमरे में रखे सोफे पर बैठा हुआ था तो वहीं मीनल भी वहीं खड़ी थी। तभी विक्रम जिस सामान को लेने अंदर आया था उसने वो लिया और बाहर जा ही रहा था कि उसकी नजरें उन दोनों पर चली गई। विराज जहाँ विक्रम को देख मुस्कुरा दिया तो मीनल की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो असहज महसूस कर रही थी। विक्रम भी शायद मीनल की इस असहजता को समझता था, पर वो एक भी शब्द बोले बिना बाहर चला गया। विक्रम के जाने के बाद मीनल और विराज कमरे में अकेले थे। खामोशी के सिवा कुछ भी न था। मीनल को समझ नहीं आ रहा था वो पूछे क्या विराज बता पाएगा? आखिर जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उसे छोड़कर शादी छोड़कर चला गया? वहीं विराज सोच रहा था, क्या मीनल उसकी मजबूरी समझ पाएगी? विक्रम रामगढ़ कैंट में था और वहां जाकर उसे जो जानकारी मिली ये सुनकर जैसे वो शॉक्ड सा रह गया था। रात का वक्त, डिनर के वक्त सब साथ बैठे हुए थे। मीनल और रिया डिनर परोस रही थी। चाचा चाची के साथ साथ विक्रम भी डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। विक्रम ने विराज के बारे में सबसे यही कहा था कि वो कॉलेज के टाइम में उसका दोस्त रह चुका है और शादी में तो वैसे भी कोई आ नहीं पाया था। पर विराज थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था और वो किसी काम से देवघर आया था तो सोचा उनसे मिल ले। यही सोचकर वो उनसे मिलने चला आया और आज रात वो यहीं रुकेगा। सब लोग साथ ही में खाना खा रहे थे। मीनल को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी की राह देख रही हो, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही विराज डिनर के टेबल में आया, उसे देखकर मीनल के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। तो वहीं विराज भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पर यहाँ विक्रम, जिसका ध्यान उन दोनों पर ही था, वो अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वहीं रिया भी उन दोनों के चेहरे पर आए भाव को देखकर समझने की कोशिश करने लगी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पार्टी में वो इतनी खुश थी अपने भैया भाभी को साथ देखकर, और अब ऐसा। डिनर के टेबल पर सब उस समय आश्चर्य से हो गए थे जब विराज ने मीनल को खुद के बगल में बैठने के लिए कहा, और ये देखकर तो मीनल भी असहज सी हो गई। चाचा चाची भी असमंजस से विराज को देखने लगे, पर ऐन वक्त पर विक्रम ने बात को किसी तरह से संभाल लिया। मीनल बीच में बैठी थी और विक्रम और विराज उसके अगल बगल में। विराज पूरे टाइम मीनल को निहारते रहा। मीनल को जहाँ असहज सा लग रहा था, तो वहीं विक्रम के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम छत में खड़ा एकटक आसमान को निहार रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम असमंजस से पीछे मुड़ा कि रिया को सामने देखकर वो चौंक सा गया। तभी रिया ने एक फोटो उसके सामने रखी और ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वो कभी फोटो देखता तो कभी सवालिया नजरों से घूरती सामने खड़ी रिया को सवालिया नजरों से घूरता देखकर और उसके हाथ में मीनल की तस्वीर देखकर विक्रम एक पल को शॉक्ड सा रह गया।
पर अब उसे समझ आ चुका था। शायद वो पल अब आ चुका है जब रिया को सब बताने का वक्त आ गया है। वो भी कहीं ना कहीं समझता था कि रिया कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि आखिर विक्रम और मीनल की शादी क्यों हुई और मीनल के पहले की तस्वीर आखिर उसके पास क्या कर रही है। फ्लैशबैक में विक्रम ने उस समय नया नया आर्मी ज्वाइन किया था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आखिर 3 महीने बाद वो वापस घर जो आ रहा था, जहाँ उसकी बहन रिया और उसकी चाचा चाची उसका इंतजार कर रहे होंगे। विक्रम के पापा भी आर्मी में थे, जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसकी माँ ने अपने देवर और देवरानी यानी तरुण और करुणा की मदद से, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, विक्रम और रिया की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्रम ने जब पहली बार आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी, वे कितनी डर गई थी। वे अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, पर उसके जुनून के आगे वे भी नतमस्तक सी हो गई थी। और कितने प्यार से उन्होंने उसे वादा किया था। पर अफसोस, उसकी माँ उसके जुनून को तो देख पाई थी, पर ट्रेनिंग से लौटने के कुछ समय बाद जब एक दोपहर को उसकी माँ मंदिर से लौट रही थी, तो सड़क पार करने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। चाचा चाची ने उन दोनों को संभाल लिया था, पर अब विक्रम रिया को अकेले छोड़कर सरहद में नहीं जाना चाहता था। उसका ये फैसला सुनकर चाचा चाची के साथ साथ रिया भी शॉक्ड रह गई। तब तरुण जी ने बताया था कि विक्रम के मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर आर्मी ज्वाइन करे, पर उसके पिता के शहीद होने के बाद उसकी माँ डर गई थी। उनका मन कितना खुश हुआ था जब विक्रम ने खुद आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा बताई। उन्हें उस पर कितना गर्व हुआ, पर अपने पति को खो देने के बाद उनकी खुशी उनके डर पर हावी रहा। शुरू में तो इसीलिए ही उन्होंने मना किया, पर जब विक्रम ट्रेनिंग पूरी कर लौटा तो वे भगवान को धन्यवाद अदा करने के लिए मंदिर गई थी। पर ये कहकर तरुण जी फफक पड़े। वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। विक्रम ने किसी तरह उन्हें ढांढस बंधाया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने मम्मी पापा के गुमान को धूमिल नहीं होने देगा और रिया का ख्याल चाचा चाची को सौंपकर वो सरहद पर चला गया। रिया उस समय 16 साल की ही थी। विक्रम के चेहरे पर 3 महीने बाद घर लौटने की खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। वो घर जाने से पहले रिया और चाचा चाची के लिए कुछ लेना चाहता था। पहले तो उसे वक्त नहीं मिला और फिर उसकी पढ़ाई भी रांची से हुई थी और उसके कुछ दोस्तों ने उससे बहुत आग्रह किया था कि वो उनसे भी एक बार मिल ले। विक्रम ने बहुत सोचा क्या उसे देवघर जाना चाहिए या रांची, पर उस समय रिया के एग्जाम भी चल रहे थे जो 2 दिनों के बाद खत्म होने वाले थे। आखिरकार बहुत सोच विचार कर और उन सब के लिए कुछ न कुछ लेने की इच्छा उसे रांची तक खींच लाई। रिया जानती थी विक्रम ज्यादा हैंग आउट नहीं करता और फिर 2 दिनों के बाद तो वो भी आराम से अपने भाई से मिल ही लेती। इसीलिए विक्रम के बताने पर कि वो अपने दोस्तों से मिलने रांची आया है, उसने भी खुशी खुशी अपने भाई को एंजॉय करने का कह दिया था। विक्रम अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उनमें से 2-3 जन ने शादी तक कर ली थी जिनसे वो चाहकर भी नहीं मिल पाया था। उसकी जिंदगी ने ही तो इतनी सारी करवट बदली थी और आखिरकार आज उन सब से मिलकर वो बहुत खुश था। वो वहाँ 2 दिनों तक रुकने वाला था। जब वो पहले दिन उन सब से मिलने गया तब वे लोग फिर से पुराने दिनों को याद करते हुए बाइक राइडिंग पर निकल गए थे। विक्रम चूंकि अब एक आर्मी पर्सन था तो उसकी पर्सनालिटी दूसरों से अलग काफी शालीनता से उभर कर आ रही थी, जिसकी कायल उसके ग्रुप की लड़कियां हुई जा रही थी। विक्रम को जब उसके एक दोस्त ने ये कहते हुए छेड़ा कि उसके रहते हुए अब तक ग्रुप की जो लड़कियां उन्हें भाव देती थी वो भी विक्रम की तरफ खींची चली जा रही है, इस बात पर विक्रम बस मुस्कुरा दिया था। उसके एक दोस्त के पूछने पर कि कॉलेज के समय भी कितनी लड़कियां विक्रम के पीछे मरती थी, पर विक्रम ने तो किसी को भाव तक नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो किसी का दिल तोड़ना चाहता था, पर उसे एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी जो उसके साथ साथ फैमिली का ख्याल रखे, जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझे। पर न जाने कोई लड़की उसे ऐसी लगी ही नहीं। विक्रम और उसका वो दोस्त अभी हाई स्ट्रीट के फेमस भूत बंगले के पास खड़े थे और वे दोनों बातों में ही मग्न थे जब अचानक ही एक लड़कियों का ग्रुप भूत बंगले से चीखते हुए निकला और उनमें से एक लड़की विक्रम के गले से लिपट गई। जहाँ उस लड़की की धड़कनें काफी तेज चल रही थी तो वहीं विक्रम समझने की कोशिश कर रहा था आखिर अभी यहाँ हुआ क्या। लड़की जहाँ अचानक से डर के मारे विक्रम के गले से लगी हुई थी तो वहीं विक्रम जैसे हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। उसका मुंह खुला का खुला था।
तभी उस लड़की की एक दोस्त उसे वहां लेकर गई। बाहर आने पर भी उस लड़की की धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी। उस लड़की की दोस्त ने पहले तो उसे शांत कराया और फिर उसने असमंजस से पूछा, तुम उसे जानती थी? किसे? लड़की अनजान बनते हुए बोली, अरे वही लड़का जिससे तुम अभी डर से गले लग पड़ी थी। उसकी दोस्त ने कहा तो उस लड़की ने हक्का बक्का होकर कहा, क्या? अब वो लड़की आंखें भींचते हुए सोचने लगी, हे भगवान। इधर विक्रम अभी तक मॉल के बाहर खड़ा हक्का बक्का सा था कि तभी उसका दोस्त बोल पड़ा, क्या लड़की थी? एकदम बवंडर। विक्रम के मुंह से निकला तो उसका दोस्त एकटक उसे देखने लगा। उसके दोस्त ने पहली बार विक्रम के मुंह से किसी लड़की के बारे में ऐसा सुना था, और वो भी किसी अनजान लड़की के बारे में सुनकर शॉक सा था। विक्रम को कल रिया के पास पहुंचना था और आज पहली बार किसी अनजान लड़की के बारे में सुनकर न जाने क्यों उसे राहत सी महसूस हो रही थी। सुबह जब वो अपने दोस्त के फ्लैट में उठा तो उसका दोस्त बोल पड़ा, मीनल। ये सुनकर विक्रम एकटक उसे आश्चर्य से देखने लगा तो उसका दोस्त बोल पड़ा, तू आम खाना, गुठली क्यों गिन रहा है? विक्रम के वहां से जाने के बाद उसके दोस्त को याद आया वो पल जब मीनल की दोस्त ने उसे मीनल कहकर पुकारा था, और विक्रम तो शॉक्ड सा था, पर उसके दोस्त हम्पी ने सब सुन लिया था। हम्पी और विक्रम मार्केट में थे, जहां एक बार फिर विक्रम को मीनल नजर आई। मीनल जो एक शॉप के पास खड़े होकर कुछ देख रही थी, तो विक्रम न जाने कब से देखे जा रहा था। इधर उसके दोस्त ने चुपके से मीनल की तस्वीर खींच ली और फिर विक्रम को अचानक ही मीनल के सामने धक्का दे दिया। विक्रम को संभलने में जरा वक्त लगा और इधर वो संभल कर और अपने दोस्त को पीछे मुड़कर देखा। जैसे आगे मुड़ा कि मीनल उसकी नजरों से ओझल दिखी। अब विक्रम समझ चुका था शायद मीनल उसकी किस्मत में नहीं, और यही सोचकर वो अगले दिन जैसे ही अपने दोस्त से विदा लेकर देवघर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था कि उसके दोस्त ने अचानक से मीनल की तस्वीर उसके हाथों में देते हुए कहा, ये ले तेरी अमानत, तेरी क्रश। ये सुनकर विक्रम एक पल को हक्का बक्का सा रह गया, और अगले ही पल उसने मीनल की तस्वीर को ये कहते हुए लेने से मना करना चाहा कि किसी की तस्वीर ऐसे बिना पूछे रखना अच्छी बात नहीं, और फिर उसकी ज़मीर और ना ही उसका फर्ज उसे ऐसा करने की इजाजत देता है। पहले तो उसके दोस्त ने ध्यान से उसे सुना और फिर उसे घूरते हुए कहा, ए ज़मीर वाले, तेरा ज़मीर तू अपने पास ही रख, और वैसे भी इन सब बातों में ये सब नहीं देखा जाता, समझा? हम्पी के बाद समझाने और अजीबोगरीब तर्क देने पर विक्रम किसी तरह तस्वीर को साथ रखने के लिए मान गया, और इधर जैसी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो रही थी कि फिर से उसे मीनल दिखी। अब वो आंखें मलते हुए मीनल को देखने की कोशिश करने लगा कि फिर मीनल आंखों से ओझल हो गई। अब विक्रम सोचने लगा शायद ही उसका वहम था, वरना ऐसे थोड़ी ना हो सकता है एक पल को कोई लड़की दिखे और अगले ही पल वो ओझल हो जाए। घर पहुंचकर विक्रम सबसे मिलकर बहुत खुश था। रिया भी अपने भाई को देखकर अत्यंत खुश थी। विक्रम रिया से कुछ छुपाता नहीं था, वो मीनल के बारे में सोचने लगा, क्या उसे मीनल के बारे में रिया को बता देना चाहिए? पर फिर उसने खुद ही कहा, जो स्टोरी शुरू ही नहीं हुई उसका क्या जिक्र करना। यही सब सोचकर उसने मीनल की तस्वीर को खुद की अलमारी में कपड़ों के नीचे रख दिया और मीनल के बारे में किसी से भी कभी जिक्र न करने का फैसला किया। इधर उसकी छुट्टियां बहुत अच्छी रही, उसने सबके साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारा, और छुट्टियां खत्म होने पर वो सरहद की ओर वापस लौट चला। वापस लौटते हुए वो ट्रेन में सोच रहा था, एक आर्मी पर्सन की जिंदगी भी कैसी होती है ना। जब वो छुट्टियों में घर आता है तो उसे देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं, और जब वो वापस लौटता है तो उसे विदा करते वक्त सबकी आंखें नम हो जाती है। उन लोगों को भी पता नहीं होता अगली बार वो उनसे मिलने चलकर आएगा या तिरंगे में लिपट कर, पर फिर भी एक उम्मीद की किरण लिए वे उसे विदा करते हैं। जैसे भी हो वो उनसे मिलने तो जरूर आएगा, ये सोच रहा था। एक आर्मी मैन सरहद पर जद्दोजहद करता है, और यहाँ उसके घर वाले उसके वापस लौट कर आने की आस में हर दिन हर पल जद्दोजहद करते हैं और दुआ करते हैं वो अच्छे से अपने फर्ज को निभाकर माँ भारती की सेवा कर उनसे मिलने आएगा। विक्रम शाम होने से पहले तक पालमपुर आर्मी कैंप पहुंच चुका था, जहां उसके दोस्त जो यहां आने के बाद बने थे, अर्पण और जोगिंदर, उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे वो आते दिखा, अर्पण तो वहीं कैंप में खड़े होकर उसके स्वागत में अपने हाथ हिलाने लगा, पर जोगिंदर दौड़ते हुए आया और उसके गले से जा लगा। वो भी बड़े ही आत्मीय ढंग से उसके गले लगा हुआ था, पर तभी पीछे से अर्पण खांसते हुए आया और मजाकिया लहजे में कहा,
अरे मैं भी हूँ, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए। ये कहते हुए अर्पण झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए हाथ बांधे एक साइड खड़ा हो गया। ये देख विक्रम और जोगिंदर ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके गले से लगते हुए कहा, ऐसा हो सकता है भला हम तुझे भूल जाएं? उन दोनों के गले से लगे अर्पण का गुस्सा भी छूमंतर सा हो गया और फिर तीनों एक दूसरे के गले से बड़े जोर से लग पड़े। इधर कैंप में उन तीनों की दोस्ती बड़ी ही मशहूर थी। आखिर ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और तीनों गहरे दोस्त बन चुके थे। बहरहाल उनकी दोस्ती मिलिट्री एकेडमी से ही थी, जहाँ तीनों पहली बार मिले थे। रात के वक्त विक्रम और अर्पण पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे और जोगिंदर फिलहाल कैंप के अंदर आराम कर रहा था। उसकी शिफ्ट दिन में ही खत्म हो चुकी थी। इधर जब वे दोनों वापस लौटे तो जोगिंदर विक्रम को देख मुस्कुरा रहा था। विक्रम पहली बार तो उसे देख मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल जब जोगिंदर का मुस्कुराहट बंद नहीं हुआ तो उसने उसे पहले तो इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब उसका मुस्कुराहट कम हो ही नहीं रहा था तो अर्पण जो अब आराम करने के लिए लेट चुका था वो उसे सवालिया नजरों से पूछने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो जोगिंदर की मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर अर्पण ने इनकार में अपने कंधे उचका दिए, मानो वो कहना चाह रहा हो उसे भी नहीं पता। इधर अगले दिन विक्रम की अकेले ही नाइट शिफ्ट थी और जोगिंदर और अर्पण कैंप में थे। अर्पण ने बातों ही बातों में जोगिंदर से उसकी मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने जो बताया ये सुनकर अर्पण की आंखों में चमक आ गई और वे दोनों अब बेसब्री से विक्रम की प्रतीक्षा करने लगे। असल में यहाँ से लोग 3-3 करके एक कैंप में रहते थे, जहाँ विक्रम, अर्पण और जोगिंदर साथ ही रहते थे। विक्रम जैसी अपनी शिफ्ट खत्म कर लौटा कि अर्पण और जोगिंदर आज दोनों ही उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो उसने उन दोनों को इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब उन दोनों की ही मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या हुआ? इस बात पर भी उन दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा था। आखिरकार हार कर जब वो कैंप से बाहर निकलने लगा कि अचानक ही जोगिंदर ने उसके आगे मीनल की तस्वीर बढ़ा दी। ये देखकर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब जब जोगिंदर ने खुले तौर पर उससे पूछा कि कौन है ये, तो पहले तो उसने बहाना बनाना चाहा, पर फिर आखिर में उसने छुट्टियों के दौरान हुई सारी आप बीती उसे बता दी। तो जोगिंदर और अर्पण दोनों ही अपना माथा पीट लिया और एक जगह खड़े हो गए। विक्रम उसे असमंजस से देखने लगा कि जोगिंदर ने उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए ये कहा, ओझल हो गई का क्या मतलब? इससे पहले तुझे प्रपोज कर देना चाहिए था ना। विक्रम ये सुनकर शर्मा गया। उसके गाल गुलाबी से हो गए थे, पर तभी उसने खुद को संभालते हुए जोगिंदर से पूछा, पर तुझे ये फोटो मिली कहाँ से? ये सुनकर जोगिंदर ने उसे उस दिन की बात बताई जब विक्रम और अर्पण पेट्रोलिंग के लिए गए थे और वो अकेला कैंप में बैठा हुआ था। उसे जोरों की भूख लगाई थी और इसी खातिर उसने विक्रम के बैग को खोला। विक्रम ने पहले ही कहा था कि रिया ने उन सब के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भेजा है और उसे भूख लगे तो वो बैग से निकाल ले। जब जोगिंदर बैग से खाने का सामान निकाल रहा था तो विक्रम के कपड़ों के बीच में रखी मीनल की तस्वीर पर अचानक ही उसकी नजर ठहर सी गई और ये सारा माजरा समझ गया और आखिर विक्रम ने आज खुद ही मीनल के बारे में उन दोनों को सब बता दिया। इस बात को तकरीबन 2 साल बीत चुके थे। इस बीच विक्रम सरहद पर गया, घर भी गया, पर उसने मीनल के बारे में आगे कभी कोई बात नहीं छेड़ी। वो अब कैप्टन बन चुका था, कैप्टन विक्रम राठौड़। और आज जब वो घर आया तो उसे एक आर्मी ऑफिसर की बेटे की शादी में शामिल होने का मौका मिला। मेहंदी ये दिन जैसी उसकी नजर दुल्हन पर गई, जो अपनी सहेलियों से घिरी हंसती खिलखिलाती मेहंदी लगवाने में व्यस्त थी, उसके हाथ में पकड़ा कांच का गिलास उसके हाथों के साथ साथ उसके दिल को भी छलनी कर गया। विक्रम की नजर जैसी दुल्हन पर गई, उसका दिल धक सा रह गया और गिलास उसके हाथ के साथ साथ उसके दिल को भी लहूलुहान कर गया। वो अपने फर्ज में इस कदर उलझा था कि मीनल का ख्याल अब तक उसके जहन में उतना नहीं आया था और उसने भी मीनल को सिर्फ अपनी पसंद करार दिया था। पर पसंद और प्यार के बीच एक बेसिक सा अंतर होता है जिससे कैप्टन साहब शायद अनजान थे, और वो यही कि पसंद तो कोई भी आ सकता है, पर फीलिंग्स किसी एक के लिए होती है। वो स्पेशल सी फीलिंग जो रह रहकर बेचैनी की वजह बनती है, तो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास दिलाती है। कैप्टन विक्रम राठौड़ को भी इस वक्त मीनल को सामने देख वही बेचैनी और तन्हाई का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था, काश वक्त थोड़ी देर के लिए ही सही 2 साल पीछे चला जाता
और वो मीनल को अपने दिल की बात बता पाता। यही सब सोचते सोचते वो मीनल को देख खुद में गुम हो चुका था कि तभी एक अन्य ऑफिसर ने उसके हाथ से रिस रिस कर बहते खून को देख लिया और उसने फौरन उससे पूछ लिया, आखिर ये हुआ कैसे, ये चोट लगी कैसे। पर विक्रम अब क्या जवाब दे। आखिरकार उसने बहाना बनाते हुए सिर्फ इतना कहा। उसका ध्यान नहीं रहा। फिर वो जल्दबाजी करते हुए एक्सक्यूज मी कहते हुए वहां से चला गया। वो वहां से दूर चले जाना चाहता था। उड़ते उड़ते उसके कानों में ये बात भी पहुंच चुकी थी कि मीनल लव मैरिज कर रही है। वो वहां से दूर चला ही जाता, पर तभी मीनल, जो उस वक्त विराज से बात करने के लिए एक डेकोरेटेड पर्दे के पीछे खड़ी थी और हाथों में मेहंदी लगे होने के कारण उसे फोन पकड़ने में परेशानी हो रही थी, उसने इशारों से उसे पास बुलाया। विक्रम मीनल के पास नहीं जाना चाहता था और आसपास और कोई नहीं था जिसे विक्रम खुद की जगह भेजता, और फिर न चाहते हुए भी विक्रम मीनल के पास जाकर उसके फोन को उसके कान से सटाकर खड़ा हो गया। मीनल का मुंह दूसरी साइड था और विक्रम का दूसरी तरफ। विक्रम नोटिस कर रहा था मीनल की वो खिलखिलाती मुस्कुराहट जो बातों के बीच बीच में मीनल के चेहरे पर आ रही थी। तो वहीं वो आज उस लाइट पिंक लहंगे में आसमान के चांद को कड़ी टक्कर दे रही थी। विक्रम का मीनल के इतने करीब रहना जैसे उसके दिल की धड़कनों को और बढ़ा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके लिए वहाँ रुकना मुश्किल सा हो रहा था। जैसे ही मीनल की बात खत्म हुई, विक्रम 1 मिनट भी रुके बिना फौरन वहाँ से चला गया। यहाँ तक कि मीनल भी उसके चेहरे को न देख पाई। विक्रम की छुट्टियाँ अभी बाकी थी। वो सोच रहा था, अच्छा है अर्पण और जोगिंदर यहाँ नहीं, वरना उसका तो पता नहीं, पर वे दोनों जरूर कुछ न कुछ बक देते। अमरेंद्र जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। विक्रम के पास ऐसा कोई बहाना नहीं था कि वो शादी को बीच में छोड़कर चला जाए। उसे ना चाहते हुए भी विदाई तक रुकना ही था। वो मन मसोस कर मीनल की विदाई तक रुका हुआ था। 2 दिन बाद मीनल की शादी और विदाई होने वाली थी, पर तभी उसे कुछ आवाजें आईं और जब वो बाहर आया और आसपास से जब उसे पता चला कि मीनल का होने वाला दूल्हा शादी छोड़कर बीच रास्ते में मीनल से किए गए वादे को तोड़कर जा चुका है, तो न जाने क्यों उसे दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। एक ऐसा दर्द जो इस वक्त मीनल महसूस कर रही थी, या उससे भी बड़ा दर्द। एक ऐसा दर्द जो अपने प्यार को दर्द में देखकर खुद भी दर्द में था। चारों ओर मीनल और उसकी फैमिली का मजाक सा बन चुका था। मीनल के कैरेक्टर पर उंगली तक उठाई जा रही थी और उस वक्त विक्रम ने वही किया जो उसे सही लगा। उसने सामने से अमरेंद्र जी से मीनल से शादी करने का प्रस्ताव रखा। एक पल तो मीनल के पेरेंट्स और विनय ये सुनकर सन्न से रह गए। आखिर उन्होंने मीनल को बड़े प्यार से पाला था और ऐसे विश्वास कर किसी के हाथों में भी मीनल का हाथ देना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। पर तभी जनरल हरीश बख्शी, जो विक्रम के बहादुरी और उससे भली भांति परिचित थे और विक्रम के पिता के कभी सहयोगी रह चुके थे और आगे चलकर कभी अमरेंद्र जी के रेजिमेंट में भी रह चुके थे, उनके आश्वासन देने पर अमरेंद्र जी मीनल की शादी विक्रम से करने के लिए तैयार हो गए। विक्रम ये दिन कैसे भूल सकता है जब शादी के जोड़े में सजी धजी मीनल मंडप में विक्रम के सामने आई और आखिर मेहंदी बी अक्षर से विराज के नाम की भली लगी हो, पर 7 जन्मों के लिए मीनल और विक्रम एक दूजे के हो गए। विक्रम बोलते बोलते एकदम से खामोश सा हो गया। रिया एकटक विक्रम को देखे जा रही थी। तभी विक्रम रिया की ओर पीट कर खड़ा हो गया और कहा, पता है रिया, मुझे लगता था मीनल मेरी किस्मत में नहीं, तभी तो मिलकर भी नहीं मिल रही। अपनी हथेलियों की ओर एक नजर देखकर वो कहता है, पर जब शादी के मंडप में पंडित जी ने मीनल का हाथ मेरे हाथों में रखा तो लगा चाहत अगर शिद्दत से हो तो आपका प्यार आपको मिल भी जाता है। इतना कहकर विक्रम खामोश सा हो गया और इधर वातावरण में भी एकदम से सन्नाटा पसर गया। पर तभी विक्रम ने एक ठंडी आह ली और आसमान को एक नजर देखकर कहा, पर मैं गलत था, मीनल मेरी नहीं विराज की है, जिसके नाम की मेहंदी उसके हाथों में लगी और शायद जो नाम उसके दिल में भी छप चुका है, विराज, जो मीनल का प्यार और मीनल की खुशी है। उसका इतना कहना था कि रिया बोल उठी, और आपकी खुशी भाई, उसका क्या? मीनल की खुशी मेरी खुशी, और क्या? विक्रम रिया से अपने सारे जज्बात कहे जा रहा था और रिया विक्रम की आंखों में न जाने क्या ढूंढे जा रही थी। पर इधर उन दोनों का ध्यान ही इस तरफ नहीं गया कि मीनल ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। असल में मीनल विक्रम से ये पूछने आई थी कि आखिर विक्रम विराज को जानता कैसे है। पर रिया और विक्रम को बात करते देख कुछ देर वो रुक गई थी।
पूरी तो नहीं, पर उसने उन दोनों की बातों को जरूर सुन लिया था। वो दबे पांव छत से नीचे उतरी और कमरे में जाकर कमरे की चिटकनी लगा दी। जितनी भी बातें सुनी थी उसे सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और याद करने लगी वो पल जब विराज के जाने के बाद वो लगभग टूट सी चुकी थी और जमाने भर की दुहाई देकर आखिर उसकी माँ ने उसे विक्रम से शादी करने की बात बोली थी। वो तो जैसे माँ से ये बात सुनकर सन्न सी रह गई थी, मानो अभी तक पता नहीं विराज है कहाँ। और जब विराज ने खुद उसे प्यार और शादी के सपने दिखाए तो ऐसा क्या हुआ कि विराज खुद शादी से 2 दिन पहले ही। पर ना तो वो अपनी माँ को कुछ समझा सकती थी और ना ही किसी और को। एक पल को तो लगा जैसे वो विराज का वेट करे, शायद वो शादी तक लौट आए। पर माँ और पापा से ये बात बोले कैसे? उसके पापा को तो वैसे भी विराज सही इंसान लग भी नहीं रहा था। वो तो मीनल ही थी और दूसरी विराज की फैमिली, जिसकी वजह से उसके पापा इस रिश्ते के लिए तैयार भी हुए। और चलो मान लिया, अपनी बेटी की खुशियों की खातिर सारी बातों को दरकिनार करके वो मान भी गए। पर उनकी नजर में तो विराज की फैमिली के लिए बहुत इज्जत थी। क्या उसी नजर से फिर एक बार वो विराज की फैमिली को देख पाएंगे, जिन्होंने एक बार उनसे बात करना भी सही नहीं समझा? ऐसे ही अनगिनत सवाल उसके दिमाग में शादी के दिन तक चलती रहे। साथ ही उसकी नजरों में एक इंतजार भी था, अपने विराज का। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी न चला। उसकी नींद तो अपने फोन की रिंगटोन से टूटी जब उसने देखा कि विराज का कॉल आ रहा है। तो तुमने क्या सोचा है? विराट सपाट लहजे में बोल उठा। मीनल इसका जवाब जानती थी, पर जैसे ही उसने करवट ली उसकी नजर सोफे पर गई और सहसा उसकी नजरें विक्रम पर जा ठहरी। उसके आसपास पार्टी वाले दिन की बात घूमने लगी और विक्रम की आंखों और बातों में फिक्र वाली बात चलने लगी। इधर विराज सुबह से 4:30 बजे से उसके जवाब का वेट कर रहा था और सहसा ही वो फोन कानों से लगाकर बोल उठी, मैंने सोच लिया है। इसके आगे वो कुछ भी बोल ही नहीं पाई। इधर विराज को भी एहसास हो गया मीनल ने कॉल रख दिया है, पर वो सोचने लगा, सोच लिया है मतलब क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मीनल सिर्फ मेरी है। और ये कहते हुए उसका चेहरा अजीब सा चमक उठा। सुबह नाश्ता वगैरह के बाद मीनल ने सबको हॉल में रुकने को कहा और कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जहाँ विराज ये सुनकर खुश हो गया तो वहीं विक्रम का दिल धक सा रह गया। मीनल की नजरें इस वक्त सिर्फ विक्रम पर टिकी हुई थी और विक्रम की भाव शून्य सी थी। मीनल कमरे में थी जहाँ वो अपने सारे सामान को समेटकर अपने बैग में रखते जा रही थी। विक्रम भी वही था, पर ना तो इस वक्त विक्रम की नजरें मीनल को देख रही थी और ना ही मीनल की। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे हों। मीनल आखिरकार जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो वहाँ से आज हमेशा के लिए जा रही थी। यही तो कहा था उसने हॉल में। वो अपनी बाकी जिंदगी विराज के साथ बिताना चाहती है, जिसे सुनकर सब शॉक थे। तो वही विक्रम को कहीं ना कहीं पता था यही होने वाला है, पर फिर भी जैसे उसका दिल इस बात में यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। मीनल घर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। मीनल के फैसले से जिसे सबसे ज्यादा असर पड़ा वो और कोई नहीं, विक्रम था। विक्रम इस वक्त अपने कमरे में था। मीनल और उसके बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता तो नहीं, पर विक्रम के दिल में मीनल के लिए जो जगह था, आज उसके साथ साथ हर जगह मानो सूनापन पसरा हुआ था। और आज उसका खुद का कमरा जैसे उसे खाने को दौड़ रहा था, जहाँ मीनल की यादें बस चुकी थी। इधर मीनल और विराज मीनल के घर में खड़े थे, जहाँ अमरेंद्र वर्मा के साथ साथ विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मीनल और विराज ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। शीतल जी यानी कि मीनल की माँ चिंतित होकर उन दोनों को बेचारगी से देख रही थी और तभी अचानक ही शीतल जी चक्कर खाकर गिर पड़ी। मीनल अब घबराते हुए शीतल जी की ओर भागने लगी कि विनय ने अपनी बड़ी बहन को हाथ के इशारे से रोकना चाहा, पर मीनल फिर भी अपनी माँ की ओर दौड़ी चली आई और बगल के टेबल से जग का पानी लेकर उनके मुंह पर छींटे मारे। तो शीतल जी ने कुछ देर बाद धीमे से अपनी आंखें खोली। इस दौरान अमरेंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर डर से गए थे। अपनी माँ के हाथ मालिश कर रही थी तो विराज ने डॉक्टर को फोन कर दिया था और इधर विनय अपनी माँ के बीपी की मशीन लेकर उनका बीपी चेक करने लगा। शीतल जी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। अमरेंद्र जी का फोन अचानक ही बज उठा। ये देखकर मीनल ने उनकी तरफ एक नजर देखा तो उन्होंने मीनल को देखते हुए कॉल में कहा, अब अपना सिक्का ही खोटा निकला तो क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे, हो सके तो माफ कर दीजिएगा, लड़की वाले हैं,
पर अपनी लड़की को ही ना संभाल पाए। मीनल को समझते देर न लगी कि वे विक्रम से बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर इस वक्त विक्रम के लिए अफसोस तो मीनल के लिए आक्रोश झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, आप चिंता ना करें, हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी बेटी ने जब आपके चौखट को लांघा तभी से वो हमारे लिए मर चुकी है। आप चिंता ना करें, हम आपकी मेहमान का ख्याल रखेंगे, पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मीनल सर झुकाए अपने पिता के हर बात को सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसकी गालों पर आ चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। वो विक्रम के ख्याल रखने वाली बात सुनकर हैरान जरूर थी। मीनल अपने कमरे में थी, वही कमरा जहाँ कभी उसने विराज के साथ होने के सपने सजाए थे, जो उसके बचपन के साथ साथ अब तक उसके साथ घटित सारी घटनाओं की गवाह थी। पर पता नहीं क्यों आज विराज के साथ होने पर भी उसे वो खुशी नहीं हो रही थी जो वो महसूस करना चाहती थी। वो खिड़की के पास खड़े विचारों में गुम थी कि तभी विराज ने पीछे से आकर उसकी कमर के चारों ओर हाथ लपेटकर उसे पीछे से पकड़ लिया। विराज ने अब धीरे धीरे उसके बालों को उसके गर्दन के पास से हटाकर आगे किया और उसके गर्दन के पास झुकने लगा कि मीनल ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मीनल को न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अजनबी ने उसे छूने की गुस्ताखी की है, जैसे एक साथ कुछ अजीब से हाथ उसके शरीर पर रेंग रहे हैं, ऐसा जो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा हो। विराज मीनल के धक्के से दूर गिर गया और उसके मुंह से निकला, व्हाट द, पागल हो गए क्या? इतना कहकर विराज फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। अब मीनल ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, प्लीज विराज, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, पर प्लीज। अब विराज से मानो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, वो बस इतना ही बोल पाया, ओके टेक योर टाइम। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इधर विराज के जाने के बाद मीनल सोचने लगी, जब वो विराज का हाथ थामकर सब कुछ छोड़कर आ गई तो उन दोनों के बीच होने वाले रिश्ते से उसे इनकार क्यों है? जिस विराज का उसने वेट किया उसके साथ होने से ऐतराज क्यों है? उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो सोच सोच कर पागल ही हो जाएगी। पर तभी उसका ध्यान अपने मंगलसूत्र पर गया और उसकी नजरों के सामने वो पल घूम गया जब डांस फ्लोर पर विक्रम और वो काफी करीब थे और उसे कुछ असहज सा महसूस ही नहीं हुआ। जब पार्टी से आते वक्त उसका सर विक्रम के कंधे पर था तो जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था ये पल ठहर जाए और विक्रम के साथ यूं ही ताउम्र गुजर जाए। विक्रम अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ? मीनल की चिंता तो थी ही, पर साथ ही उसकी नींद डिनर के बाद आए एक फोन कॉल ने उड़ा दी थी। असल में विक्रम जब डिनर के बाद अपने कमरे में आया तो एक नंबर से कई बार आई कॉल ने उसे असमंजस की स्थिति में डाल दिया। ये ब्रिगेडियर सर का कॉल था और उन्होंने कॉल में जो कहा ये सुनकर एक पल को वो सन्न सा रह गया। ब्रिगेडियर सर ने चिंतित होकर कहा, टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये बात लीक हो गई है कि आर्मी आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रही है और साथ ही उसे आतंकवादियों से निपटने के लिए एक बहुत ही पुख्ता सबूत हाथ लगा है। विक्रम उनकी बात को सुन तो जरूर रहा था, पर इस वक्त उसके दिमाग में साथ ही कुछ और भी चल रहा था। ब्रिगेडियर सर ने जोर देकर कहा, आखिर ऐसे कैसे लीक हो गई? विक्रम की एक हफ्ते की छुट्टी पूरी हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि आर्मी में उसे बार बार छुट्टी मिलती है, पर विक्रम का लिंक इस ऑपरेशन से कुछ इस कदर था कि आगे कुछ भी करने से पहले उसका एक बार यहाँ आना जरूरी था और फिर रामगढ़ में होने वाली मीटिंग में किसी का शामिल होना जरूरी था और इसकी जिम्मेवारी भी विक्रम को ही दी गई थी। रांची में सुबह की पहली किरण पड़ चुकी थी और मीनल की नींद जैसी खुली उसकी नजर अपने फोन पर गई, जहाँ एक मैसेज देखकर मानो उसकी अलसाई आंखें बड़ी बड़ी हो गई। असल में विक्रम लद्दाख के लिए निकल चुका था और मीनल ने वेद को विक्रम के पीछे लगा दिया था और विक्रम के जाने की बात वेद ने ही मीनल को मैसेज कर बताया। मीनल वैसे ही दौड़ते हुए नीचे आई तो उसे विराज सोफे पर सोते हुए दिख गया और ये देखकर उसने चैन की सांस ली। अब वो उसे एक नजर देख जैसे ही जाने के लिए मुड़ी कि विराज की आवाज उसके कानों से टकराई, गुड मॉर्निंग जान। जान? ये सुनकर मीनल उसे असमंजस से देखने लगी तो विराज उठकर उसके कमरे के पास आ गया और उसके गर्दन पर अपने हाथ लपेटते हुए बोल उठा, अब जान हो तो जान ही ना कहूंगा। ये कहते हुए उसने मीनल को देखकर अपनी एक आंख मार दी। मीनल को काफी अजीब सा लग रहा था, पर बस वो फीकी मुस्कुराहट मुस्कुरा दी।
विराज भी अब अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। पर तभी मीनल की माँ शीतल जी पूजा की थाल लेकर पूजा रूम से बाहर निकली और जैसे ही उसकी नजर मीनल पर पड़ी, वो उसे कुछ कहने उसके पास आने लगी कि तभी टहलते हुए अमरेंद्र जी ने घर में प्रवेश किया और शीतल जी से पहले ही मीनल के पास जाकर उस पर बरसते हुए कहने लगे, हमारी नाक तो कटवा दी, अब क्या मोहल्ले में भी निकलने लायक नहीं छोड़ोगी। मीनल ही जानती थी इस वक्त उसके दिल पर ये सुनकर क्या बीती। अब तक विनय भी अपने कमरे से बाहर आ चुका था। अब विराज कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा कि अमरेंद्र जी बोल उठे, तुम्हें भी कुछ बोलना है। ये सुनकर विराज ने अमरेंद्र जी को घूरकर देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। दामाद जी ने कल काफी कुछ समझाया, तुझे माफ तो नहीं किया जा सकता, पर उनकी कुछ गलती हो और वे हमारे कुछ लगते हैं, इसीलिए। मीनल के साथ साथ बाकी सबको एक नजर देखते हुए, आखिरी बार कह रहा हूँ, विक्रम के पास चली जाओ। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीनल अपने पापा से आंख मिलाकर कहने लगी, कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, और तुम ये बात भली भांति साबित कर चुकी हो। एक गहरी सांस लेकर वो कहते हैं, ठीक है जो करना है करो, पर इन नजरों के सामने मत आना कभी। ये कहकर वो 1 मिनट भी रुके बिना वहां से चले गए। अब सब जा चुके थे। विराज भी फ्रेश होने का कहकर कमरे के अंदर चला गया। मीनल बस वहां पर खड़ी ठगी सी रह गई। अब ये जैसे आए दिन की बात होने लगी। मीनल और अमरेंद्र जी के बीच खाई जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीनल अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। विराज भी कभी कभी उसे छोड़कर चला जाता, कभी 1 दिन तो कभी 2 दिन में वो वापस आता। मीनल उसे अक्सर पूछती वो इतने दिन था कहाँ और घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं, पर विराज कोई न कोई बहाना जैसे थके होने का या मीनल को बहलाने की कोशिश करते हुए अक्सर टालने की कोशिश करता। यहाँ आर्मी ऑफिसर्स की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था और पेट्रोलिंग टीम ने सरहद के आसपास 2 दिन पहले ही कोई संदिग्ध गतिविधि महसूस की थी। कैप्टन विक्रम राठौड़ दूरबीन से अपनी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे थे और तभी मीनल विराज के पास खड़ी थी और आखिरकार विराज आज उसे बताने वाला था कि वो इतने दिन कहाँ था। मीनल की आंखें नम थी। विराज के साथ इतना सब कुछ हो गया जैसे उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। विराज सब कुछ मीनल को बताकर कमरे से बाहर जा चुका था और मीनल धम से बैठकर सोच रही थी, विराज के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे कभी पता ही नहीं चला। इधर लद्दाख में कैप्टन विक्रम राठौड़ के साथ साथ बाकी आर्मी ऑफिसर्स भी उस दर्दनाक मंजर को देखकर इमोशनल से हो चुके थे। कैप्टन राठौड़ के साथ साथ आर्मी के जवान बाकी आर्मी ऑफिसर्स को उस मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, जो अभी थोड़ी देर पहले ही धमाके से मलबे में तब्दील हो चुका था। चूँकि ये एक माइनर धमाका था, इसीलिए किसी को कोई हानि तो नहीं हुई, पर हाँ सबको समझ आ चुका था इस अटैक का मतलब था आतंकवादी उनके ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं और ये एक प्रकार से उन सबके लिए चेतावनी था। मीनल को सोचते सोचते दिन से रात हो गई। वो आज विराज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह विराज ने जो बताया वो सुनकर वो डिस्टर्ब थी और वो जानती थी जब वो सुनकर इतनी डिस्टर्ब है तो विराज पर क्या बीती है जिसने ये सब झेला है। रात के एग्जैक्ट 11 बज रहे थे। विराज का इंतजार करते करते मीनल को काफी देर हो गई और तभी वो कुछ देर पहले विराज के साथ हुई बातों को याद करने लगी। फ्लैशबैक में मीनल आज विराज के कई बार टालने के बावजूद इस जिद पर अड़ गई कि उसे जानना है आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो शख्स जो उसे प्यार और शादी के सपने दिखा गया वो उसे बीच राह में छोड़कर चला गया। उसने क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसका क्या होगा। मीनल की आंखें विराज से सवाल करते वक्त नम हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को संभाल पा रही थी। विराज ने अब जब मीनल को इस हालत में देखा तो जैसे उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिए। मीनल ने उसका हाथ दूर छिटक दिया और कहा, मुझे ना तुमसे कोई झूठी सहानुभूति चाहिए और ना ही झूठा प्यार। और ये कहते हुए मीनल उठकर जाने लगी कि विराज की आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर तुम्हें मैं मेरा प्यार दोनों झूठे लगते हैं तो क्यों हो तुम मेरे साथ। अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तुम्हें तो उस विक्रम के साथ होना चाहिए था। विक्रम का जिक्र सुन मीनल एक पल को तो खामोश सी हो गई। फिर उसने विराज की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है, बस इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ, विक्रम के नहीं। मीनल ने इस बात को इतनी जोर देकर कहा था कि विराज ने बिना सोचे समझे मीनल को गले से लगा लिया और फिर उसे बेड में बैठाकर
खुद उसके पैरों के पास नीचे बैठकर और फिर उसके पैरों में अपना सर रखते हुए बोला, मैं बहुत खुश था। इनफैक्ट पूरी फैमिली खुश थी। मुझे मेरा प्यार तो उन्हें एक समझदार जानी पहचानी बहू मिल रही थी। पर पता है मीनल, ये कहते हुए विराज एक पल को खामोश हो जाता है। मेहंदी की रात मुझे आर्मी कैंट से बुलावा आया और जब मैं वहां पहुंचा तो मानो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं और मेरे दो साथी जसप्रीत और विवेक पर बिना बात के आतंकवादियों से हाथ मिलाने की बात बोली जा रही थी। हमने कई दफा कहा कि हम तीनों पेट्रोलिंग के लिए गए थे तो वहां हमें कुछ आतंकवादी दिखे थे। वे हमें देख भागने लगे तो हम उनका पीछा करते हुए कई किलोमीटर आगे चले गए। पर एक बात जानती हो मीनल, आर्मी में देशभक्तों के साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता है उससे भी बुरा देशद्रोहों के साथ सुलूक होता है। हमें कई कई घंटों तक यातनाएं दी गई और आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। बात उड़ते उड़ते घर तक आ गई और पिताजी और दादाजी ने जब सीनियर ऑफिसर से बात की कि उनके सामने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए गए कि उनकी नजर में भी हम ही गुनाहगार बन गए। और फिर लोक लज्जा के डर से उन्होंने मेरी शादी से 2 दिन पहले भाग जाने की बात बोली और वे सब खुद भी कहीं चले गए। मीनल के ये पूछने पर कि कहाँ, विराज तपाक से बोल उठा। वहां से निकलने के बाद मैंने पता लगवाया पर उनका कहीं पता न चल सका। मीनल के मन में अभी भी बहुत से सवाल थे पर विराज अब तक पूरी तरह से इमोशनल हो चुका था। साथ ही मीनल भी हो चुकी थी, इसीलिए मीनल ने बस उसे गले लगाते हुए सांत्वना देने की कोशिश की। इधर मीनल विराज का इंतजार कर रही थी और इधर जब विराज के आने की आहट हुई तो दौड़ते हुए उसकी ओर जाने लगी। विराज के आने की आहट पाकर मीनल के कदम उसकी ओर बढ़ने लगे पर तभी उसका फोन बज उठा और जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, वेद ने बताया कि लद्दाख में एक ब्लास्ट हुआ था। हालांकि किसी को चोट नहीं आई पर इसे सब आतंकवादियों की बहुत ही भयानक धमकी से जोड़कर देख रहे हैं। मीनल के मन में ये सब सुनकर विक्रम के लिए चिंता सी होने लगी। एक पल को तो खामोश सी हो गई वो, फिर वो बोल पड़ी, विक्रम ठीक है? वेद से ये सुनकर मानो मीनल की जान में जान आई। वेद से बात करने के बाद और विक्रम की सलामती की खबर सुनकर उसने राहत की सांस ली थी कि तभी विराज की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हें विक्रम की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कहीं तुम्हारा और उसका। ये कहते हुए विराज ने मीनल की बाजुओं को जोर से पकड़ लिया था। विराज की आंखों में गुस्सा इस वक्त साफ साफ देखा जा सकता था। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, ओहो, तभी तो मैं सोचूं, जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी उसने आखिर मेरी खोज खबर क्यों नहीं ली? विराज गुस्से से बोलता जा रहा था और मीनल शॉक्ड होकर सब सुनते जा रही थी। क्योंकि तुम तो बिजी थी ना उस विक्रम के साथ रंगरेलियां। विराज गुस्से से बोलते जा रहा था और मीनल शॉक्ड होकर सब सुनते जा रही थी। क्योंकि तुम तो बिजी थी ना उस विक्रम के साथ रंगरेलियां। विराज की बातें उसके मुंह में ही रह गई और एक थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। थप्पड़ जो मीनल ने विराज को उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने के लिए मारा। विराज अब उसकी बाहों को छोड़ते हुए उसके सारे डेकोरेशन को खराब करते हुए गुस्से से कमरे के बाहर चला गया। मीनल इस वक्त अकेली पड़ चुकी थी। वो फर्श में बैठी विलाप कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ विराज से ज्यादा अपने इंतजार पर। क्या ये वही विराज था जिसका उसने इंतजार किया, जिसके लिए उसने किसी की भी परवाह तक नहीं की, जिसने उसके कैरेक्टर पर सवाल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? क्या यही है विराज की असली पहचान? मीनल जो थोड़ी देर पहले तक विराज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसका सारा जोश मानो काफूर सा हो गया हो और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह के वक्त सुबह की पड़ती किरणों के बीच सुबह के 10 बजे जैसे ही मीनल की आंखें खुली और उसने खुद को फर्श पर पाया, मानो रात की सारी घटनाएं उसके सामने किसी चलचित्र से चलने लगी। अब वो भारी हृदय और सूजी आंखों से किचन में पानी का जग लेने गई थी कि जग उसके हाथ से छूट गया और पूरे कमरे में पानी छिटक सा गया। उसकी नजर टीवी पर ठहर सी गई। न्यूज एंकर बोलती जा रही थी, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में आतंकवादियों ने फिर पार की क्रूरता की सारी हदें। रात के 2 बजे जब सब शांत था तो जाने कैसे हुआ ये हमला। शहर के कई इलाकों के साथ साथ सेना के कैंप्स में भी चले गोली बारूद। सरकार की विफलता या आतंकवादियों की सफलता, जाने इस बुलेटिन पर। एंकर न जाने ऐसे कितने ही न्यूज बोलती जा रही थी। मीनल का दिल धक सा रह गया
तो वहीं अमरेंद्र जी कॉल पर कॉल लगाकर हालत का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक मीनल को याद आया, अरे विराज भी तो लद्दाख में है। सुबह के मैसेज की बात याद आते ही वो कमरे की ओर गिरती पड़ती भागी और जैसी फोन उठाकर विराज को कॉल करने की कोशिश करने लगी कि नॉट रीचेबल सुनकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इधर नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में हालत बदतर हो चुके थे। जगह जगह हुए ब्लास्ट ने पीछे सिर्फ लोगों की चित्कार छोड़ रखी थी। किसी भी जगह में ब्लास्ट हुआ, वहां से लोगों के रोने की करुण आवाज गूंजने लगी। आर्मी कैंप में भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेडिकल टीम कैंप के अंदर घायल लोगों का इलाज कर रही थी, तो शहीद हुए जवानों को देख बाकी आर्मी ऑफिसर्स नम से हो चुके थे। विक्रम, जोगेंद्र और अर्पण भी नम आंखों से अपने साथी जवानों को देख रहे थे। कल रात ये तीनों ही पेट्रोलिंग के लिए गए थे और इनके साथ गए कुछ और जवान ही सुरक्षित बचे थे, वरना उस वक्त जो भी कैंप में थे उनमें से कोई घायल था तो कोई शहीद हो चुका था। तभी विक्रम की नजरें किसी चीज पर ठहर सी गई। उसमें जो लिखा था उसे देखकर उसका खून खौल सा उठा। फौरन ऑपरेशन हंटर को बंद कर दो और अभी तो ट्रेलर है, लाशें गिरनी अभी बाकी है। इस धमकी भरे संदेश को पढ़कर विक्रम जैसे ही ब्रिगेडियर सर के पास गया, इधर फौरन 1 घंटे के अंदर दिल्ली में हाई अलर्ट की एक टीम इंक्वायरी के लिए बैठ गई। इधर मीटिंग पर मीटिंग चलती रही। देश के कई इलाकों और खासकर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में खतरे के बादल मंडराने लगे, तो वहीं न्यूज चैनलों में टीआरपी का खेल शुरू हो गया। मीनल की चिंता के मारे माथे से पसीने की बूंदें छलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसका फोन बज उठा। विराज का कॉल देखकर वो एक ही सांस में सब बोल गई। वो अभी एग्जैक्ट है कहाँ? क्या वो सच में लद्दाख में ही है, जैसे कि कुछ देर पहले ही उसने मैसेज करके बताया था? मीनल की बातों में अपने लिए चिंता देख विराज को यकीन हो चला कि उसकी मीनल सिर्फ उसकी है। पहले तो उसने मीनल को रिलैक्स रहने के लिए बोला, फिर एक ठंडी आह लेते हुए कहा, हाँ, किसी काम से उसे लद्दाख जाना था, पर तभी हमले के बारे में सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। फिलहाल वो रास्ते में ही है और कुछ देर बाद ही वो घर पहुंच जाएगा। तो ये मैसेज? मीनल ने आश्चर्य होकर पूछा, तो विराज ने ऑटो करेक्ट की बात कहकर इस बात को यहीं टाल दिया। इधर लद्दाख में हालत बदतर होते जा रहे थे। विक्रम राठौड़ और उसकी टीम ने आतंकवादियों से लोहा लेने की मानो ठान ली। वे जानते थे, इसकी क्या गारंटी है कि अगर आर्मी ने ऑपरेशन रद्द कर दिया तो आतंकवादी पीछे को लौट जाएंगे, बल्कि उनका आत्मविश्वास तो बढ़ ही जाएगा। आज यहाँ हमले हुए हैं, कल कहीं और होंगे, और ये सोचकर आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकवादियों के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतार देने का सोच लिया। अब सब रणनीति बन चुकी थी। विक्रम और उसकी टीम तैयार थी। उन्हें खबर मिली थी कि लद्दाख की पहाड़ी इलाकों में कुछ आतंकवादी देखे गए हैं और रात के अंधेरे में बिना मीडिया या किसी को भी कोई भनक पड़े, आर्मी तैयार थी। इधर आतंकवादी बेसब्री से अपनी नजरें टीवी पर गड़ाए हुए थे कि आखिर सरकार और आर्मी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है या क्या फैसला निकलता है। पर उन्होंने तो इस बात को सोचा भी नहीं था कि जो अब होने वाला था। आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और ताबड़तोड़ गोली बारिश की आतिशबाजी होने लगी। आतंकवादी अचानक हुए इस हमले से हिल तो जरूर गए, पर थे तो वो भी ट्रेंड आतंकवादी। इतनी आसानी से हार कहाँ मानते। उन्होंने भी आर्मी ऑफिसर्स पर गोली बारूद बरसाने शुरू कर दिए। दोनों तरफ से गोली बारूद की बरसात होने लगी। जहाँ बहुत से आतंकवादी मारे गए तो आर्मी ऑफिसर्स में भी देश के लिए वीर जवान शहीद हो रहे थे। इस वक्त कैप्टन विक्रम राठौड़ ने सूझबूझ से काम लेने की रणनीति अपनाई और सबसे पहले तो वो कोशिश कर रहा था कि आर्मी का ज्यादा नुकसान ना हो और आतंकवादियों का खात्मा हो जाए। और यही सोचकर फिर से जब गोली बारूद की बरसात होने लगी तो देखते ही देखते विक्रम और आर्मी ऑफिसर्स ने वहां पर मौजूद सारे आतंकवादी को खत्म कर दिया। शहर में जितने भी आतंकवादी थे उन्हें भी मार गिराया और देखते ही देखते एक रात में पूरे इलाके से आतंकवादियों को खदेड़ दिया गया था। सुबह के न्यूज चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसमें शहीद हुए जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि तो आर्मी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। साथ ही विक्रम की आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तारीफ में किसी के मुंह नहीं थक रहे थे। मीनल के परिवार वालों को भी विक्रम के लिए खुशी हो रही थी, तो चाय छानती मीनल भी विक्रम को सही सलामत देख और आर्मी ऑफिसर्स के लिए गर्व की अनुभूति हो रही थी। पर इधर जब विराज ने मीनल की मुस्कुराहट देखी तो वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए मीनल को घूर कर देखते हुए वहाँ से चला गया। विराज छत पर था।
वो गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा था। इस वक्त वो किसी के साथ कॉल में था और वो सामने वाले पर भड़कते हुए कह रहा था, आखिर आर्मी वहाँ तक पहुंची कैसे? धमाकों की जगह पर विक्रम के तारीफों के पुल, जबकि मुझे विक्रम की लाश चाहिए थी। 1 मिनट रुको, चीफ का कॉल आ रहा है। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब दूसरी कॉल रिसीव की ही थी कि सामने से चीफ उस पर बुरी तरह से भड़का हुआ था। ये थी तुम्हारी रणनीति, जानते हो ना ऑपरेशन हंटर क्या है? फिर भी इंडियन आर्मी एक रात में ही हीरो बन गई और तुम क्या बने? चीफ ने इस बात को ऐसे कहा जैसे वो उसके पुराने घाव को कुरेद रहा हो। 1 मिनट, इंडियन आर्मी को बहुत मन है ना ऑपरेशंस के। अब ऐसा धमाका होगा कि ना ये ऑपरेशन से ठीक होगा और ना ही किसी सर्जरी से। इसी के साथ एक खूंखार हंसी और विराज को अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका दिए बिना चीफ ने कॉल कट कर दिया। विराज फोन पकड़े पकड़े सोच रहा था अब की बार चीफ क्या करने वाले हैं, पर तभी मीनल की आवाज उसके कानों में पड़ी। किससे बातें कर रहे हो विराज? विराज ये सुनकर सकपका गया और सोचने लगा कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया। तुम ही से कह रही हूँ। विराज को खोए देखकर मीनल ने दोबारा कहा तो विराज बोल उठा, वो मैं वो। अब विराज कुछ कहता कि नीचे से शोरगुल की आवाज सुनकर मीनल भागते हुए नीचे आई और अब जैसी उसकी नजर सामने पड़ी कि वो दंग सी रह गई। मीनल दौड़कर भीड़ में घुस गई, वही भीड़ जो अब उसके घर के अंदर आ चुकी थी। उसकी नजर जैसी सामने गई उसे अमरेंद्र जी चिंतित होकर सोफे में बैठे दिखे तो आसपास पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स को देख उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं शीतल जी को विनय बड़ी मुश्किल से संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मीनल अपनी माँ के पास गई तो शीतल जी रोते हुए बोल उठी, देखो ना मीनल, ये लोग क्या बोल रहे हैं, तेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते, तू जानती है ना। माँ पहले आप शांत हो जाओ और बताओ तो हुआ क्या है। मीनल पास ही में रखे सोफे पर उन्हें बिठाते हुए बोल उठी। वहीं विराज की तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर इतने सारे लोगों को देखकर वो समझ चुका था जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। अब वो सोचने लगा अब वो पता कैसे करे कि आखिर हुआ क्या है, पर इसके लिए उसे ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोहल्ले के ही शर्मा अंकल बोल उठे, वर्मा जी, हम सब ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे भी कभी कर सकते हो। आप इतने नीचे गिर गए, यकीन ही नहीं होता। मीनल नोटिस कर रही थी शर्मा अंकल के साथ साथ अब बाकी लोग भी कुछ न कुछ बोलने लगे थे। वे सब लोग जो उसके पापा की इज्जत करते थे, उनका उसके पापा पर तरह तरह के इल्जाम लगाना अब मीनल से बर्दाश्त से बाहर होने लगा था और वो एकाएक बोल उठी, आप लोगों को कोई हक नहीं है, जो भी जी में आए बोलते चले जाएं। अपने पापा के पास जाकर उसने पूछा, बताए ना हुआ क्या है। पर ना तो अमरेंद्र जी ने कुछ बोला और न ही विनय या शीतल जी ने। आज ये बूढ़ा इतना शांत क्यों है? विराज अमरेंद्र जी को असमंजस में देखते हुए बोल उठा, पर तभी एक ऑफिसर की आवाज सुनाई दी, सर, जब तक पूरी तरह से कुछ पता नहीं चल जाता आपको पुलिस कस्टडी में रहना होगा। पुलिस कस्टडी? ये सुनकर मीनल हैरान सी रह गई और वो उस पुलिस वाले को पूछते हुए कहने लगी, पर किस जुर्म में ऑफिसर? आप कौन? ये कोई नया ऑफिसर था जिसे वो आज से पहले नहीं जानती थी। आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते वैसे तो वो बहुत सारे ऑफिसर्स को जानती थी। मीनल से उसका परिचय पूछने पर वो एक पल को खामोश सी रह गई। उसके पापा ने तो कह दिया था वो उन सब के लिए मर चुकी है और उन्होंने उसे यहाँ सिर्फ विक्रम के कहने पर रहने दिया, इसीलिए वो अपना परिचय बेटी के रूप में तो नहीं दे सकती और वो खुद विक्रम और अपने रिश्ते को छोड़कर आई है तो उसका परिचय है क्या? वो यही सब सोच ही रही थी कि एक ऑफिसर बोल उठा, ये मीनल जी हैं, सर की बेटी और कैप्टन विक्रम सर की वाइफ। अब उन्होंने बताया कि असल में लद्दाख में जो हमले हुए हैं उसमें से जो कोई भी आतंकवादियों को निर्देशन दे रहा था उसका लोकेशन इसी घर से ट्रेस हुआ है। ये कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं आप? मीनल भड़कते हुए बोल उठी। उसे ऑफिसर के कहने का मतलब समझ में आ रहा था कि वे सब उसके पापा पर शक कर रहे हैं। सर आप चलिए, अब अरेस्ट करने के सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो चुके हैं। अमरेंद्र जी बिना कुछ बोले उन लोगों के साथ जाने लगे। शीतल जी भी भागते हुए उनके पीछे आई। माँ संभालिए अपने आप को, पापा ने कुछ नहीं किया है। मीनल अपनी माँ को संभालते हुए बोल उठी जो चौखट में भागते हुए लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। अमरेंद्र जी पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स के साथ चले गए। साथ ही तमाशा देखने वाले सारे लोग भी
एक एक करके वहाँ से खिसकते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। मीनल ने विनय से कहकर शीतल जी को अंदर ले जाने के लिए कहा। अब मीनल चौखट पर ठगी सी खड़ी थी और सोच रही थी, आखिर ऑफिसर के कहने का मतलब क्या था? क्या कोई सच में इस घर से आतंकवादियों की हेल्प कर रहा है? और अगर ऐसा है तो वो है कौन? मीनल को यकीन था उसके पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जरूर किसी ने उसे फंसाने की साजिश की है, पर कौन? तभी विराज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मीनल इस वक्त बस इतना ही बोल पाई। उसे अपनी माँ की चिंता होने लगी और वो अंदर की ओर चली गई। इधर विक्रम तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि मीनल की फैमिली के साथ क्या हुआ है। जोगिंदर ने खुद उसे ये बात बताई कि उसने कैंप में कानाफूसी सुनी है, पर उसे ये देखकर थोड़ा ताजुब जरूर हुआ कि विक्रम ने ज्यादा शॉकिंग सा रिएक्शन न देकर एक ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया था। तो क्या विक्रम को पता है ये साजिश है या सच में अमरेंद्र जी ने देश के साथ गद्दारी की है? जोगिंदर जैसी बात सोचने के लिए मजबूर सा हो गया। मेजर अमरेंद्र वर्मा से कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उन्होंने ही किया हो। इधर शीतल जी की हालत सोच सोच कर बदतर होती जा रही थी। मीनल भी अपने परिवार को इस तरह से देखकर टूट चुकी थी। वहीं विराज एक स्कॉच लेकर एक खाली घर में बैठे हुए था। असल में वो घर से ये कहकर निकला था कि वो इस केस में जरूर कुछ न कुछ कर लेगा। विक्रम कैंप के बाहर खड़ा था। इस वक्त वो किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा था मानो उसका कॉल न लग रहा हो। और तभी अचानक ही सामने वाले ने कॉल रिसीव कर ली। रिया, मीनल और उसकी फैमिली कैसी है? विक्रम चिंतित स्वर में हड़बड़ी से बोल बैठा। आप ठीक हो भैया? मैंने टीवी में देखा और कल से आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा था? रिया उल्टा विक्रम से ही पूछ बैठी। हाँ, वो सिक्योरिटी पर्पस से। विक्रम के स्वर में गंभीरता नजर आ रही थी। अपना ख्याल रखिए, और विनय से मेरी बात हुई थी। भाभी आंटी को संभालने की कोशिश कर रही है और अंकल का तो। रिया इसके आगे बोल न सकी, शब्द उसके मुंह में ही रह गए। विक्रम ये कहते हुए फोन काटते हुए अब जैसे ही सामने मुड़ा कि उसे जोगिंदर दिख गया। अब वो उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। इधर शाम का वक्त हो चुका था। आर्मी ऑफिसर्स ने अब तक हालात पर काबू पा ली थी। ना तो देश के किसी कोने से कोई ब्लास्ट की खबर आई थी और ना ही कुछ। पर जोगिंदर जैसे समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर विक्रम का मीनल की फैमिली के बारे में जानकर भी इतना ठंडा रिस्पॉन्स क्यों है। वो विक्रम का एक अच्छा दोस्त था। उसे विक्रम ने तो खुद से नहीं बताया था, पर कुछ दिन पहले उसके पास रिया का कॉल आया था ये जानने के लिए कि विक्रम ठीक है या नहीं। और तभी बातों ही बातों में उसने मीनल के घर छोड़ने और विक्रम के दिल टूटने की बात बताई थी। इधर विक्रम भी कैंप के एक साइड खड़ा था और अभी ये यूनिफॉर्म में ही था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से वो क्या सोचे जा रहा हो। विक्रम ने अचानक ही गुस्से से मुट्ठी भींच ली और फोन निकालकर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो देश पर ये हमले करवाए और अब जिन्होंने पनाह दी उन्हें भी नहीं बख्शा। कैसा है रे तू? इस वक्त विक्रम के चेहरे पर आधे गुस्से को साफ देखा जा सकता था। कैप्टन साहब, किसी ने बताया नहीं, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सामने से खिलखिलाने के साथ एक घुटन स्वर उभर उठा। वैसे भी तय क्या हुआ था, मीनल मेरी हुई तो देश को कोई खतरा नहीं, और उस बेवकूफ के मुझे धक्के देते ही हुआ ना धमाका। गए ना जान। सामने वाला शख्स इत्मीनान से बोला, इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुझे मीनल की थोड़ी पड़ी है, तुझे तो पड़ी है उन पैसों की जो तेरा चीफ तुझे देश के साथ गद्दारी करने के लिए देने वाला है। विक्रम भी अब तक संभल चुका था। चलो मान लिया कैप्टन विक्रम राठौड़, मुझे मीनल की नहीं पड़ी है, पर क्या तुझे पड़ी है उस पागल की? साली जब तक मेरे साथ थी तुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। विराज विराज करती रही और अब मेरे साथ आई तो भी नखरे ही खत्म नहीं हो रहे उसके तो। विराज, माइंड योर लैंग्वेज। विक्रम जोर से चिल्ला उठा, भूल मत, तुझे अब तक क्यों बख्शा गया है? बख्शा गया है? विराज अब उस कमरे में चारों ओर घूमते हुए गुस्से से देखने लगा। आर्मी खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो बस चीफ तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पर ना तो मैं कभी कुछ बताऊंगा और ना ही तुम सब कभी चीफ तक पहुंच सकोगे, समझे? तेरे चीफ को खदेड़ कर नहीं निकाला ना और उसके चिथड़े चिथड़े नहीं उड़ा दिए ना, तब तक आर्मी का कोई भी ऑफिसर चैन की सांस नहीं लेगा।
गांठ बांध ले, समझा? विक्रम एक ही सांस में कहते हुए कॉल को कट कर चुका था, तो वहीं विराज के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट थी। तुम लोगों के कुछ करने से पहले ही एक और धमाका और सब खत्म। तुम भी नहीं बचोगे कैप्टन राठौड़। विक्रम को विराज से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके चलते ही देश और मीनल के फैमिली पर इतने बड़े संकट के बादल छा गए। काश वो पहले ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता। विक्रम ये सब सोच ही रहा था कि तभी जोगिंदर ने उसके पीठ पर हाथ रखा। जोगिंदर को यूं सामने देखकर वो चौंक सा गया। रात के 11 बज गए और तू यहाँ अकेला? जोगिंदर ने उसे घूरते हुए पूछा तो विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, तेरी भाभी की चिंता हो रही थी तो बस। तो कॉल लगा ले। हाँ वो क्यों नहीं लगा सकता ना? लगाएगा भी कैसे? मीनल भाभी और तुम एक दूसरे से दूर जो हो चुके हो। विक्रम को ये सुनकर आश्चर्य हुआ तो जोगिंदर जैसे आज सब कुछ जान लेना चाहता था। उसने बता दिया था कि उसे रिया ने सब कुछ बता दिया है। अब अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो ये बताने की जहमत उठाएगा कि उसकी और विराज की मुलाकात हुई कैसे? और जब वो जानता था कि विराज गलत है तो उसने मीनल को उसके साथ क्यों जाने दिया? जोगिंदर उसके बोलने का वेट करने लगा तो विक्रम को लगने लगा कि अब ये सब उसके अकेले की बात नहीं। विराज अब मनमानी पर उतर आया है और शायद उसे अपने दोस्त को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। फ्लैशबैक में शादी के बाद मीनल और विक्रम एक दूसरे से झिझके हुए थे। विक्रम मीनल को टाइम देना चाहता था। उसे पता था मीनल की उसके प्यार से शादी ना होकर किसी अनजान शख्स से शादी को मीनल अपना नहीं पा रही थी। शादी के बाद जब विक्रम रामगढ़ की मीटिंग में था तो पहली बार उसने चीफ की तस्वीर देखी थी। वे काफी खूंखार से लग रहे थे और उनकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें दया की भावना तो लेश मात्र भी नहीं है। जब से विक्रम और मीनल की शादी हुई थी, विक्रम ने कभी भी मीनल को खुश नहीं देखा था। इसीलिए जब उसे जम्मू जाने के लिए कहा गया तो उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो मीनल को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। वैसे भी वो अब जिस ऑपरेशन में था उसमें जिंदगी की गुंजाइश ना के बराबर थी और इसीलिए उसने शादी के बाद मीनल की तरफ कोई पहल नहीं की सिवाय जान पहचान के। जब वो जम्मू में था तब पहली बार उसने उस शख्स की तस्वीर देखी जो भारत में रहकर चीफ की आतंकवादी गतिविधियों में उसका साथ दे रहा था। और ये देखकर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो और कोई नहीं, आर्मी का एक ऑफिसर विराज चौहान था। और वो ये देखकर हैरान से रह गया कि ये विराज और कोई नहीं, ये तो वही है जिसे मीनल की शादी होने वाली थी। वो अब जल्द से जल्द घर वापस लौटना चाहता था। उसे इतना तो पता था विराज अगर यहाँ है और वो वापस से मीनल की जिंदगी में आया तो कहीं वो उसे नुकसान ना पहुंचा दे। वो ये बात इतने पक्के से इसीलिए कह सकता था क्योंकि अब जो बात उसे विराज के बारे में पता चली थी उसने उसके रोंगटे तक खड़े कर दिए थे। पर जम्मू में उसे 2 महीने तक रुकना पड़ा। ऊपर से प्रेशर इतना था कि वो मीनल से रोज रोज बात भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार 2 महीने बाद जब वो वापस आ रहा था तो वो ट्रेन में जैसे ही सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्या उसे विराज की सच्चाई मीनल को बता देनी चाहिए? पर मीनल को अभी अभी अपनी शादी टूटने का शौक पहुंचा है। क्या हो अगर वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सच्चाई जानने के बाद उसने खुद को कुछ कर लिया तो? विक्रम को इस वक्त मीनल की सेफ्टी की चिंता हो रही थी तो वहीं उसे एक डर ये भी लग रहा था मीनल को खोने का। वो अपनों को खोने का दर्द जानता था और इस बार अगर उसने मीनल को खो दिया तो वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूरे 2 महीने बाद घर आने पर उसका मन कितना कर रहा था वो मीनल के साथ कुछ वक्त बिताए, ढेर सारी बातें करे। पर उसे डर था मीनल की आंखों में दिखने वाले दर्द पर कि कहीं वो बातों ही बातों में उसे सच ना बता दे। उसे कितनी सुकून का एहसास हुआ था जब मीनल ने उस पर एक हक जताते हुए कहा था, पागल हो क्या जो अब तक बात भी नहीं कर रहे हो? और वो भी जैसे उसमें खोते हुए कह बैठा था, हूं तो नहीं पर अब होना चाहता हूँ। वो मीनल के साथ ऐसी बातें करते जाना चाहता था पर एक प्राइवेट नंबर से आई कॉल देखकर वो असमंजस में सोचने लगा, आखिर ये है कौन? साथ ही उस नंबर पर गुस्सा भी आ रहा था जो कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहा था। इधर जब उसने कमरे से निकलकर कॉल रिसीव की कि उधर से हंसने की आवाज आने लगी। पर इससे पहले कि विक्रम कुछ कहता उधर से आवाज आई, कैसे हैं कैप्टन विक्रम राठौड़? विक्रम को खामोश देखकर उधर से आवाज आई, तुम मुझे जानते हो और मैं भी, बताऊं कैसे? वो क्या है ना तुम्हारी बीवी और मेरा, खैर छोड़ो, ये तो बताओ मेरी जानेमन मीनल कैसी है?
विक्रम ने जैसे ही मीनल का नाम सुना उसे यकीन हो चला, हो ना हो ये विराज ही है। वो भी अब इत्मीनान से बोल उठा, मैं देश के साथ गद्दारी करने वालों को ये बताना जरूरी नहीं समझता, समझे? या आकर समझाऊं? आकर ही समझाओ, और वो क्या है ना, मेरी मीनल को भी लेते आना। कितनी खुशी होगी जब मुझे देखेगी। पागल औरत, विराज विराज जो करते फिरती है। उधर से वहशीपन हंसी की आवाज गूंज उठी। विक्रम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका मन कर रहा था अगर विराज इस वक्त उसके सामने होता तो उसका मुंह ही तोड़ देता। अचानक से उन दोनों में खामोशी सी छा गई। अब विक्रम ने विराज को ताना देना शुरू किया। इतना तो मैं जानता हूँ, जो शख्स अपनी शादी से भाग सकता है वो सिर्फ उस लड़की का हालचाल जानने के लिए कॉल तो नहीं करेगा। तो बता, तेरे चीफ, जिसका ना नाम है ना पता, जो हर महीने नाम बदलता रहता है, उसने ऐसा क्या कहा जो एक देशद्रोही को आर्मी ऑफिसर को कॉल करना पड़ा? अब उधर से विराज की कुटिलता भरी हंसी उभर आई। जितना इमोशनल फूल तुझे समझता हूँ उतना तू है नहीं। तो सुन, अब ऑपरेशन हंटर बंद कर और आर्मी को बोल पीछे लौट जाएं। आर्मी तेरे उस चीफ की नहीं है जो उसका ऑर्डर माने, तो कुछ भी कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर विराज को गुस्सा आने लगा और उसने धमकी देते हुए कहा, तो अब देख क्या होने वाला है। धमाके भी होंगे और मीनल के साथ क्या क्या होगा, तेरी रूह भी कांप जाएगी, समझा? विराज ने कहते हुए कॉल कट कर दिया। विक्रम को विराज की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो जानता था वो किस हद तक गिर सकता है, और यही सब सोचते सोचते उसे चिंता सी होने लगी। अब नेक्स्ट कदम क्या उठाया जाए, ये सोच ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वो जैसे ही मुड़ा वो सोचने लगा, क्या इसने सब सुन लिया है? विक्रम जैसे पीछे मुड़ा उसे मीनल दिख गई। अब मीनल कुछ कहती कि विक्रम को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गया। विक्रम ने भी एक नजर मीनल को देखा और फिर वो वहाँ से निकल गया। मीटिंग बहुत लंबे समय तक चली। कैप्टन रजत नाम के एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि अगर चीफ को पकड़ना है तो इसके लिए पहले विराज को उसके बिल से निकालना होगा। विराज के बारे में तो सबको पता था कि उसने देशद्रोह करके चीफ का साथ दिया था, और हो ना हो उसे उसके बारे में सब पता होगा। असल में आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की योजना बनाई थी, जिसके लिए कई अलग अलग आतंकवादी संगठन एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, और ऑपरेशन हंटर यही था कि जितने भी संगठन इस योजना से जुड़े हों उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा कर देना। विक्रम इस मीटिंग के दौरान शांत सा था, पर तभी एक दूसरे ऑफिसर ने ब्रिगेडियर सर के कानों में कुछ कहा और फिर कानाफूसी होने लगी। विक्रम को अब जाकर पता चला कि उसका फोन ट्रैक किया जा रहा था और उसकी विराज से हुई बात भी ट्रैक कर ली गई थी, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो ये पता न लगा पाए कि आखिर विराज ने कॉल कहाँ से किया था। विक्रम ये सुनकर हैरान तो था, पर अब आर्मी ने जो कहा ये सुनकर तो जैसे वो शॉक्ड ही रह गया। आर्मी चाहती थी कि विराज के लिए एक जाल बिछाया जाए और उसमें जो कांटा होगा वो और कोई नहीं, मीनल होगी। विक्रम ये सुनकर शॉक्ड था। वो मीनल की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। वो सोच ही नहीं पा रहा था वो क्या करे। उसे सोचने के लिए कुछ मिनटों का टाइम दिया गया। उसके लिए एक तरफ देश था तो एक तरफ मीनल, और आखिर उसने खुद के रिस्क पर ओके कह दिया। उस दिन एक पार्टी भी थी जहाँ सपरिवार उसे जाना था। अब वो सोच रहा था मीनल के लिए उसने ओके तो कह दिया था, पर अब उसे विराज मिलेगा कहाँ? पर इसके लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वो जब मीटिंग खत्म कर रहा था तो वो फ्रेश होने के लिए एक ढाबे पर रुका। विक्रम वैसे तो नशा नहीं करता, पर एक दिन उसे टेंशन ज्यादा होने के कारण उसने जेब से सिगरेट निकाल ली। वो माचिस ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने से एक शख्स ने उसके आगे लाइटर बढ़ा दिया। अब विक्रम सिगरेट जलाकर कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी साइड मिरर से उसे वो शख्स खुद पर मुस्कुराता हुआ दिख गया। उस शख्स ने कैप पहन रखी थी, पर अब उस शख्स ने अपना कैप रिमूव कर दिया था और विक्रम को अब उसका फेस साफ दिख रहा था, और विक्रम का मुंह उसे देख खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये शख्स और कोई नहीं विराज था। विक्रम को साथ ही उसके साथ हुई फोन कॉल भी याद आ गई। मन तो कर रहा था वो उसका मुंह ही तोड़ दे, पर जैसे तैसे करके उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। एक पल को जी में आया कि वो डायरेक्ट विराज से चीफ का पता उगलवा ले, पर वो जानता था इसका अंजाम क्या हो सकता है। वे कितना बौखला सकते हैं। आखिरकार विराज ने इतना ही कहा कि उसे मीनल से मिलना है। विक्रम के सामने देश के हजारों लोगों की बात थी और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। उसने हामी भर दी।
उसने कल सुबह विराज को घर आने के लिए कह दिया। वैसे भी विराज के लिए क्या मुश्किल था ये पता करना कि विक्रम कहाँ रहता है, पर उसने कभी मीनल से ये सोचकर मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मीनल के प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए पैसा था और अभी भी वो स्वार्थ से ही ये सब कुछ कर रहा था। विक्रम उस दिन कितना खुश था पार्टी में मीनल का साथ पाकर, पर अगले ही दिन उसकी खुशी गम में बदल गई जब उसने विराज को घर में देखा और मीनल का उसके साथ आने का फैसला, उसने तो जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया। वो चाहता था कि मीनल और विराज वहीं रहे। खैर अब हो क्या सकता था, पर उसने अमरेंद्र वर्मा को मना लिया था विराज और मीनल को रहने देने के लिए। अब वर्तमान में तो क्या मेजर वर्मा को इन सब बातों का पता है? जोगिंदर नम स्वर में बोल उठा। नहीं, विक्रम का स्वर उभरा। तो अब आई होप सब अच्छा हो, विक्रम इतना ही बोल पाया। इधर सब ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर जिस मेजर अमरेंद्र वर्मा को कई शौर्य चक्र से नवाजा गया है, उन्होंने देश के साथ गद्दारी क्यों की? मीनल ने विराज को कई कॉल किए, पर उसका कॉल अब बंद आ रहा था। मीनल और विनय खुद अपने पापा से मिलने गए, पर उन्हें उस समय मिलने तक नहीं दिया गया। विनय और मीनल घर की ओर लौट रहे थे। शाम भी हो रही थी। घर आकर मीनल पूरे समय अपनी मम्मी के साथ रही। वो जैसे असहाय हो चुकी थी। विराज का कॉल लग नहीं रहा था और विक्रम को ये कॉल नहीं कर सकती थी। आखिर किस मुंह से वो उसका सामना करे? भाग 19। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। इस बीच विक्रम ने कॉल करके एक बार वहाँ के हालात का जायजा लिया था। उसने जब मीनल के बारे में पूछा तो मीनल शीतल जी को दवाई देकर उनके सिरहाने बैठी हुई थी। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। इस बीच विक्रम ने कॉल करके एक बार वहाँ के हालात का जायजा लिया था। उसने जब मीनल के बारे में पूछा तो मीनल शीतल जी को दवाई देकर उनके सिरहाने बैठी हुई थी। वो हल्की सी नींद में भी थी। जब विनय ने ये बात विक्रम को बताया तो विक्रम ने उसे उस वक्त डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। साथ ही उन सब का ख्याल रखने के लिए भी कह दिया। विनय ने बातों ही बातों में विक्रम को बताया कि विराज इस 1 हफ्ते में एक ही बार घर आया था। वो जब घर आया तो मीनल ने उससे जानना चाहा कि प्यार के दावे और वादा करने वाला वो आखिर जब कभी भी मीनल को उसकी जरूरत पड़ी तो आखिर कहाँ रह गया? क्यों हर बार ऐसा होता है कि विराज उसे बीच राह में छोड़कर चला जाता है? ये सुनकर विराज उसके हाथों में हाथ रखते हुए बोल उठा। मीनल, मेरी मजबूरी। कैसी मजबूरी? मीनल जैसे अधीर हो चुकी थी। विराज ने तब मीनल को बताया कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वे दिल्ली के हॉस्पिटल में हैं। वो ये बात मीनल को बताना चाहता था, पर यहाँ की हालात देखकर उससे कुछ कहते नहीं बना। मीनल को बहुत बुरा सा लग रहा था कि न जाने कैसे ये मुसीबत का पहाड़ उनकी जिंदगी में एक साथ आ गया है। अब 1 सप्ताह बीत चुका था। विक्रम इस वक्त दिल्ली में था। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ बहुत बड़ा धमाका दिल्ली में होने वाला है। इस वक्त जोगिंदर, विक्रम और अर्पण कैंप के बाहर बैठे हुए थे। जोगिंदर बोल उठा, मेरा तो जी करता है एक ही बार में उन आतंकवादियों का मुंह तोड़ दूं। अच्छा जी, जैसे पिछली बार तोड़ा था वैसे? अर्पण जोगिंदर की चुटकी लेते हुए बोल उठा। पिछली बार वो, और वो कहते हुए जोगिंदर को याद आया पिछली बार की वो घटना जब विक्रम के फायर कहने पर जोगिंदर के रगों में खून इस कदर उबल रहा था कि उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये देख एक बार तो विक्रम के साथ साथ बाकी सब भी हैरत होकर एक दूसरे को देखने लगे। हंस ले अर्पण, पर देखना एक दिन सबको मुझ पर गर्व होगा। जोगिंदर ने अर्पण की गर्दन को प्यार से पकड़ते हुए कहा। तो विक्रम ने एक साथ उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुझ पर ही क्यों, हर आर्मी ऑफिसर पर और देशभक्तों पर देश को गर्व होना चाहिए। विक्रम उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया तो वे भी मुस्कुराकर उसे देखने लगे। अगली सुबह दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों में धमाकों की आवाज ने जैसे पूरे देश को दहला दिया। आर्मी के साथ साथ सुरक्षा बलों से जुड़े हर व्यक्ति के लिए इससे निपटना जैसे एक चुनौती बन गया। कितने ही आतंकवादी मारे गए तो कितने ही गुप्त तरीके से अभी भी छिपे हुए थे। विक्रम को इस वक्त किसी की तलाश थी तो वो थे चीफ और विराज। विक्रम को इतनी खबर तो हो ही चुकी थी, ऑपरेशन हंटर शुरू हो चुका है और इसमें अनेक आतंकवादी संगठन का अंत हो चुका है। इसीलिए आर्मी को अब तलाश थी चीफ, विराज और कुछ बचे हुए आतंकवादियों की। जोगिंदर को खबर मिली थी कि दिल्ली के एक इलाके में बम ब्लास्ट होने वाला है। वो कुछ सिपाहियों के साथ उधर ही चल पड़ा, पर असल में ये एक जाल था। चीफ का उद्देश्य जहां आर्मी की ताकत को खत्म करना था,
तो विराज ने इसे अब पर्सनल तौर पर भी जोड़ लिया था। असल में उसने ये जाल विक्रम के लिए बिछाया था, पर ऐन वक्त पर विक्रम के दूसरे साइड मोर्चा संभालने के कारण जोगिंदर कुछ सिपाहियों के साथ निकला था। अब जिस वैन में जोगिंदर और आर्मी के जवान जा रहे थे, एक तीखे मोड़ पर मुड़ते वक्त वैन अचानक ही ब्लास्ट कर गया। गाड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। असल में उस जगह पर ग्रेनाइड बिछा हुआ था। इस हालत में भी जो जवान घायल हुए थे, उन पर विराज और आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंतिम समय तक जोगिंदर और उन आर्मी के सिपाहियों ने डट कर सामना करने की कोशिश की, पर अफसोस घायल होने के कारण आतंकवादियों के आगे उनकी एक न चली और वे शहीद हो गए। इधर पूरा देश इस घटना की निंदा करने लगा और यहाँ तक कि लोगों ने कुछ असंगत सामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अमरेंद्र वर्मा और उसकी फैमिली पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके घर पर पत्थर तक फेंके गए, जिससे घर में मौजूद शीतल जी, विनय और मीनल सहम से गए। अगली सुबह सबकी आंखें नम थी। आतंकवादी घटनाएं अभी रुकी नहीं थी, पर आतंकवादियों के चीफ ने एक नई चेतावनी देश को दी थी कि उसे सुरक्षित बाहर जाने दिया जाए, वरना देश में अभी जो हमले हुए हैं उससे भी भयानक परिणाम होंगे। विक्रम हताश सा जोगिंदर को अपनी सूनी निगाहों से देखे जा रहा था, जो अब हमेशा के लिए इस जहां से दूर उस जहां में जा चुका था। जोगिंदर की पूरी फैमिली को अपने बेटे पर गर्व था, पर उसके ना होने पर एक कमी सबको खल रही थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अर्पण के साथ साथ बाकी बचे सिपाहियों की नजर उन आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली पर थी, जिन्होंने किसी न किसी को खोया था और जिनकी आंखें नम तो दिल में गर्व की भावना थी। इधर थोड़ी देर बाद एक मीटिंग का आयोजन हो रहा था, पर तभी विक्रम अपनी जगह से उठा और अपने दोनों हाथों को टेबल में रखकर गुस्से से बोल उठा, हम बस मीटिंग पर मीटिंग करते रह जाएंगे और उन्होंने हमारे घर में घुसकर अब तक न जाने कितने ही हमारे साथियों को शहादत तक पहुंचा दिया है और अब भी मुल्क के कितने ही लोगों को उनसे खतरा है। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब या तो वो आतंकवादी रहेंगे या मैं। ये कहते हुए विक्रम आर्मी ऑफिसर्स की एक टुकड़ी को लेकर उस इलाके की ओर चला गया जहां चीफ और विराज के मिलने के संकेत थे। साथ ही इस वक्त उनकी आंखों में खून उतर आया था और उसके सामने बार बार जोगिंदर का हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम सा रहा था। इधर अर्पण ने विक्रम को रोककर संयम से काम लेने को कहा, पर वो किसी की बातों को ना सुनते हुए आर्मी को लेकर चला गया। अब अर्पण ने ब्रिगेडियर सर की ओर देखा कि उन्होंने कहा, इस वक्त विक्रम की हालत एक घायल शेर की तरह है, या तो वो अपने दुश्मन को मार देगा या खुद मर जाएगा, पर शांत नहीं बैठेगा। ये कहकर वो विक्रम को जाते हुए देखते रहे तो अर्पण वहीं रुक गया। उसे पता था दिल्ली में चेकिंग के कारण आतंकवादी कहीं नहीं भाग सकते और बहुत हो गई लुका छुपी। अब तो शेर शिकार करके ही मानेगा। पर मन ही मन उसे विक्रम के लिए एक डर भी सता रहा था। उसने अभी अभी अपने दोस्त जोगिंदर को खोया था और अब वो विक्रम को नहीं खोना चाहता। आतंकवादियों के बीच इस वक्त खुशी का माहौल था। वे जानते थे कि आर्मी इस वक्त शोक में डूबी होगी, पर वे इस खुशी के जश्न को मना पाते कि आर्मी ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि आतंकवादियों को संभलने का मौका मिल पाता, ढेर सारे आतंकवादी मौत के कुएं में चले गए। विराज और चीफ भी इस वक्त यही मौजूद थे। वे जैसे तैसे करके जान बचाकर भागने लगे। कोई और दिन होता तो शायद वे बच भी जाते, पर आज तो जैसे विक्रम के सर पर खून उतर आया था। आतंकवादियों की लाशों के अंबारों के बीच वो कूदते फांदते विराज और चीफ तक पहुंचने वाला था। इधर विराज वही सुनसान सड़क के किनारे खड़े जीप तक पहुंच चुका था और जैसे ही उसे स्टार्ट किया कि चीफ भी अब तक वहां पहुंच गया। विक्रम की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, उसने आव देखा ना ताव और फायरिंग कर दी। कुछ गोलियां तो उनके अगल बगल से गुजरी, पर एक गोली जाकर चीफ के घुटने पर लग गई, जिसके कारण जीप पर चढ़ता चीफ वहीं पर लुढ़क कर गिर गया। अब विराज और विक्रम दोनों की नजरें ही चीफ पर ठहरी हुई थी, पर इससे पहले कि विक्रम एक और गोली से विराज का काम तमाम कर देता, विराज ने होशियारी से काम लेते हुए विक्रम के हाथों पर गोली चला दी, जिसके कारण विक्रम का हाथ लहूलुहान हो गया और गन छिटक कर दूर झाड़ियों में जा गिरी। मौका देख विराज ने एक और गोली विक्रम के पैरों पर मार दी। अब इससे पहले कि विक्रम को संभलने का मौका मिलता और विराज, चीफ जो लहूलुहान थे, उन तक पहुंच पाता कि आर्मी की एक टुकड़ी उनकी तरफ ही आने लगी। ये देख विराज चीफ को अकेला छोड़कर वहां से भाग निकला। चीफ आश्चर्य से उसे देखते रहे।
जितने भी आतंकवादी वहाँ थे उनका आर्मी अब तक सफाया कर चुकी थी और विराज चीफ को अकेले छोड़कर जा चुका था। चीफ को आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया तो कुछ आर्मी के जवानों ने आगे बढ़कर विक्रम को सहारा दिया। अब आर्मी अलग ही जोश से डट कर खड़ी थी। विक्रम को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी और सब आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए थे तो चीफ को भी पकड़ा जा चुका था। हाँ, विराज भाग चुका था पर उन्हें यकीन था कि अकेला विराज कुछ नहीं कर सकता और आज नहीं तो कल वो उनके हत्थे चढ़ ही जाएगा। चीफ ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए मानो वो कहना चाह रहा हो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। चीफ के बारे में अब तक सबने सुना था पर उसे आज तक किसी ने देखा नहीं था और अभी भी अंधेरा होने के कारण वो ठीक से दिख नहीं रहा था। अब जैसे चीफ को रोशनी में लाया गया तो सबकी आंखें जैसी बड़ी की बड़ी हो गई और जोर का झटका जिसे लगा वो था विक्रम। चीफ और कोई नहीं, अमरेंद्र जी के बैच के ही एक ऑफिसर थे जिनकी फोटो विक्रम ने उनके घर में देखी थी और यही सुना था कि वे काफी बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते थे। एक बार अमरेंद्र जी और शौकत अली यानी कि चीफ पेट्रोलिंग में गए। सब ठीक था और वे वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में कुछ आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया। उन दोनों ने डट कर मुकाबला किया पर दुश्मनों के आगे उनकी एक न चली। एक आतंकवादी ने अमरेंद्र जी को पकड़ लिया था। अपने साथी को मुसीबत में देखकर शौकत अली ने उस आतंकवादी से सामना कर उसे मार दिया पर उस समय आतंकवादी के फेस में लगाए मास्क को देखकर उन्हें पता न चल सका कि ये तो बहुत ही कुख्यात आतंकवादी है जिसका नाम अब तक बहुत सारे ब्लास्ट में आया है। अब वे दोनों जैसे ही घायल अवस्था में वापस आने लगे कि न जाने कहां से कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने उन्हें घेर लिया। ये देखकर पहले तो उन दोनों ने असमंजस से एक दूसरे को देखा और फिर डटकर उन आतंकवादियों का सामना करने लगे पर संयोगवश जीप से आते वक्त एक आतंकवादी ने उसके टायर पर फायरिंग कर दी पर इससे पहले कि जीप खाई में गिरती शौकत अली ने अमरेंद्र जी को धक्का दे दिया जिससे अमरेंद्र जी तो बच गए पर शौकत अली जीप समेत खाई में जा गिरे। उस आतंकवादी को मारने की खातिर अमरेंद्र वर्मा की खूब वाहवाही हुई पर शौकत अली का 3-4 दिन तक कोई निशान नहीं मिला और आखिरकार चौथे दिन एक मृत शरीर मिला जिसकी पहचान शौकत अली के रूप में की गई। विक्रम यही सोच रहा था कि इधर न जाने चीफ के दिमाग में क्या चल रहा था। आर्मी के जवानों से नजरें चुराकर वो उन्हें धकेलते हुए वो एक सीधे तरफ भागने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते कोई समझ पाता कि चीफ और विक्रम के साथ साथ कुछ आर्मी ऑफिसर्स घायल हो गए तो कुछ शहादत को प्राप्त हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ये खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई कि चीफ और कोई नहीं शौकत अली था और इसके साथ ही एक और न्यूज आने लगी कि अब तक वो था कहाँ और वो आर्मी ऑफिसर जिसने इतनी बहादुरी के साथ आतंकवादियों का सामना किया आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने सालों तक गायब रहा। अमरेंद्र वर्मा को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो थोड़ी देर पहले की घटना थी जब उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। उनके साथ शीतल जी, विनय और मीनल भी थे। शीतल जी का बुरा हाल था तो वहीं मीनल भी अपने पापा को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वे सब हॉस्पिटल पहुंचे कि एम्बुलेंस से स्ट्रेचर की हेल्प से जल्दी से अमरेंद्र जी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया पर तभी आज के घायल सभी आर्मी ऑफिसर्स को भी अंदर की ओर ले जाया जा रहा था जिनकी हालत काफी क्रिटिकल थी और उनमें से एक विक्रम भी थे। उनकी हालत इस कदर क्रिटिकल थी कि कोई नहीं कह सकता था अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। एक पल ऐसा आया कि मीनल और विक्रम बहुत करीब थे। जहां मीनल अपनी माँ को संभालने की कोशिश में एक बेंच में बैठ गई तो वहीं उस बेंच से सटे ऑपरेशन थिएटर में जस्ट उसी समय विक्रम को ले जाया गया पर मीनल की नजरें उस पल उसे ना देख पाई। इधर न्यूज में भी अमरेंद्र वर्मा के हार्ट अटैक, आर्मी के घायल होने की खबरें जैसे सुर्खियों में थी। साथ ही एक न्यूज जिसने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी थी वो कुछ और नहीं यही था कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे पता चल सके कि चीफ का नामो निशान मिट चुका हो। आर्मी पे अब दोहरा जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसके योग्य से योग्य ऑफिसर्स या तो शहीद हो चुके थे या घायल और चीफ का कोई नामो निशान न मिलना, विराज का यूं अंडरग्राउंड हो जाना कहीं न कहीं ये इशारा कर रहा था कि आतंकवादियों का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। यहाँ डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। चूँकि ये एक माइनर अटैक था तो अगले कुछ घंटों के अंदर ही अमरेंद्र जी को होश आ गया। जैसे उन्हें होश आया आर्मी के कुछ ऑफिसर्स उनसे मिलने गए
जिसके तुरंत बाद जब मीनल, विनय और शीतल जी उनसे मिलने पहुंचे तो इतने दिनों बाद अपने परिवार को देख जहां अमरेंद्र जी भावुक हो गए थे, तो वहीं मीनल और विनय उनके सीने से जा लगे। तो वहीं शीतल जी भावुक होकर किनारे पर खड़ी थी। वे अमरेंद्र जी को इस हाल में देखकर भावुक सी हो रही थी। इधर विक्रम की सर्जरी चल रही थी और तभी मीनल जस्ट उसी समय वहां से गुजर रही थी। न जाने क्यों उस समय उसका दिल धड़का जा रहा था। उसने रुककर ऑपरेशन थिएटर को देखा जिसमें इस वक्त रेड लाइट जल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन जैसे कहा, प्लीज भगवान जी, जो कोई भी इस वक्त इस ऑपरेशन थिएटर में हो, प्लीज उसकी रक्षा करना। आपने मेरे पापा को बचाया है, प्लीज इतनी सी इच्छा पूरी करना। ये कहकर वो फिर से अमरेंद्र जी के वार्ड की ओर चली गई। रात का वक्त था। अमरेंद्र जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उन्हें शीतल जी उनका हाथ पकड़े, अपना सर उनके बेड से टिकाए, घुटनों के बल जमीन में बैठी दिखी। साथ ही मीनल और विनय भी वार्ड में लगे सोफे पर बैठकर आंखें झपकाते हुए दिख गए। मीनल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वे सब अभी अमरेंद्र जी के साथ उनके वार्ड में थे। इधर अब अमरेंद्र जी उन सबको देख मुस्कुरा दिए तो वहीं उनकी नजरें जैसे छत में ठहर सी गई। अमरेंद्र जी उस वक्त अपने हॉल में थे जब अचानक ही आर्मी उनके घर में आ गई। उनके साथ लोकल पुलिस वाले भी थे। शीतल जी किचन में थी तो विनय अपने कमरे में। वहीं उस वक्त विराज छत में चीफ से बात कर रहा था जब मीनल अचानक ही वहां आ गई थी। अमरेंद्र जी की विक्रम से बात हो चुकी थी और जो कुछ भी हो रहा था वो बस प्लान का एक हिस्सा था। पिछली शाम जब अमरेंद्र जी अपनी स्टडी में थे तो विक्रम का कॉल आ गया था। अचानक विक्रम के आए कॉल को देखकर वो चौंक तो गए। साथ ही लद्दाख में हुई बम ब्लास्ट की घटनाओं से वो परेशान भी थे। पर अब विक्रम ने जो बताया ये सुनकर वो हैरान हो गए। विक्रम ने विराज के चीफ के खास व्यक्ति होने, विराज के देशद्रोही की सारी बातें उन्हें बता दी। साथ ही उनसे माफी भी मांगी कि वो जानता था विराज देशद्रोही ही है, फिर भी मीनल की लाइफ में दोबारा से उसे आने दिया। वो तो बस यही चाहता था कि विराज और मीनल वही देवघर में रहेंगे, तो वो कैसे न कैसे करके ये पता लगा ही लेगा कि चीफ है कौन। साथ ही विक्रम ने कहा कि कल उनके घर आर्मी और पुलिस आ सकती है। उनका पहला प्लान तो यही था कि विराज की गिरफ्तारी, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी तरह से बच जाए। इसीलिए ही वे अमरेंद्र जी को गिरफ्तार कर ले गए थे और लोगों की नजरों में कुछ इस कदर दिखाया कि सब अमरेंद्र जी ने ही किया, जिसके कारण विराज रिलैक्स हो गया और चीफ भी यहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें लगा सारा शक तो अमरेंद्र जी पर गया और वे तो आजाद हैं। सुबह के 4 बज रहे थे पर विक्रम को अब तक होश नहीं आया था। अभी अभी एक नर्स उसे चेक करके गई थी, पर तभी अचानक ही ईसीजी मशीन से बीप बीप की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर जैसे डॉक्टर दौड़ते हुए आए कि उन्हें विक्रम का शरीर बेजान सा, तो वहीं ईसीजी मशीन में अब एक सीधी रेखा दिख रही थी। अब जैसे ही डॉक्टर ने फुर्ती से उसे चेक किया कि उसकी नजर अपने साथ आए नर्स पर गई। नर्स ने जैसे ही डॉक्टर को देखा कि उसे उसके चेहरे पर मायूसी और बेबसी नजर आई और इसी के साथ डॉक्टर ने विक्रम के हाथ को छोड़ दिया, जो अब बेजान होकर नीचे गिर गया था। तो वही डॉक्टर ने नर्स को देखकर नहीं में सर हिला दिया। उन्हें सख्त हिदायत मिली थी कि विक्रम को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वे सोचने लगे अब वे ब्रिगेडियर सर को क्या जवाब देंगे। तो वही मीनल, जो अब तक गहरी नींद में थी, अचानक ही एक झटके से उठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई अपना उससे हमेशा के लिए बहुत दूर हो गया हो। उसे घुटन तो एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।